हेलो बच्चों, क्या हाल है। इस बूस्टर सीरीज में, परसेंटाइल बूस्टर सीरीज में कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हम लोग ने कर लिए हैं। हालांकि फिर मैं यही बोलूंगा कि रिवीजन हमें खुद से करना है। कुछ और सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऑर्गेनिक में आने वाले जो भी सवाल होते हैं काफी हद तक बहुत क्लियर होते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे सवाल होते हैं जो बच्चे ने अगर पढ़ रखे हैं या बच्चों ने थोड़ा भी ध्यान से ऑर्गेनिक पढ़ी है तो सवाल वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो हेलो एल्केन्स एल्वेलीन्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स से रिलेटेड SN1 SN2 रिएक्शंस या फिर SNAR1 SNAR2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड, एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड तमाम तरह के सवाल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो सब लोग जो हैं इसको सही से रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद ये अज्यूम करें कि इस पर तो सवाल हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आना ही आना है, और आप मान के चलें कि हर शिफ्ट में आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल पूछा गया सवाल है। हम अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये सवाल हमसे कब पूछा गया, हम इंपॉर्टेंट जो बात है उसको ये समझना चाह रहे हैं कि जब कभी इस तरह का कोई सवाल आए जिसमें कोई अल्काइल हैलाइड आपको दिया जाए या एराइल हैलाइड दिया जाए और आपसे कहा जाए कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करके ये वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो ऐसे में हमें क्या समझना चाहिए कि जो ये प्रोसेस है जिसमें सिल्वर के लिए एक चीज बोली जाती है कि सिल्वर की जो एफिनिटी है वो हैलाइड्स के लिए बहुत ज्यादा होती, यानी सिल्वर सिल्वर जो है वो हैलाइड के प्रति बहुत अट्रैक्ट होता है। और ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि जब इसको कहीं हैलाइड दिख जाता है तो वो अपने बगल में लगे NO3 से कहता है तुम भाग जाओ यहां से, मैं तो हैलोजन को लेकर भागूंगा। यानी सिल्वर नाइट्रेट जो आपने लिया था, अगर सिल्वर को हैलाइड दिख गया तो ये सिल्वर हैलाइड को लेकर भाग जाता है और नाइट्रेट को छोड़ देता। आप समझिए, बड़ा बेवफा इंसान। तो यानी सिल्वर को अगर ऐसा कोई हेलोजन दिख जाए तो वो उसको खींच के भागता है। लेकिन ऐसे में सर एक चीज क्लियर है कि सर भागना भी तो चाहिए ना। अगर वो आदमी भागना ही नहीं चाहता तो फिर क्या कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हेलोजन जो निकलना चाहती है, अगर वो आसानी से निकल सकती है तो वो वहां से निकल जाएगी और सिल्वर उस सीएल को पकड़कर AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो जो जो सीएल निकल सकती हैं, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो बहुत सीधी सी बात कही जा रही है कि उस सीएल को ही आप निकाल पाएंगे जो सीएल निकलना चाह रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे जो जो समझ में आता है वो ये, सर एक तो पहली बात ये हुआ कि आप सिल्वर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस सीएल को यहां से बाहर निकाल सकता है। क्यों उम्मीद नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये सीएल इस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। सर ये सीएल यहां से लीव नहीं करेगी बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, ये बिल्कुल यहां से लीव नहीं करवा पाएंगे आप। और इसी तरह से मुझे लगता है यही हरकत यहां पर भी है। दिस इज ऑल्सो अ पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। सर यहां पर भी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, यहां पर भी पाई कैरेक्टर है। सर इन दो सीएल को आप यहां से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर सीएल यहां से बाहर निकली, Ag ने सीएल को लेके भागा तो कार्बोकेटायन बनेगा। सर वो जो कार्बोकेटायन है अगर वो स्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसी की तैसी सर सीएल वहां से बाहर जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ सर ये सीएल नहीं निकल सकता, ये सीएल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दोनों ही कार्बोकेटायन फर्जी कार्बोकेटायन है। इसलिए अगर कुछ निकल सकता है तो एक तो ये सीएल हटाया जा सकता है और एक ये सीएल हटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने AgNO3 के एक्सेस में मोल्स ले रखे हैं तो ऐसे में AgCl के 2 मोल्स बनने की संभावनाएं नजर आती हैं। यानी एक मोल तो ये वाला Cl निकाला जा सकता है, और हम समझ भी रहे हैं इस बात को बिकॉज यहां से Cl निकलने के बाद का कार्बोकेटायन और यहां से Cl निकलने के बाद का कार्बोकेटायन सर अच्छा लगता है, ठीक लगता है। दिस इज 1 डिग्री बेंजालिक कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बढ़िया कार्बोकेटायन माने जाते हैं। सर ऐसे में एक AgCl यहां से बनेगा, यानी सिल्वर इस Cl को लेके भागेगा, सिल्वर उस Cl को लेके भागेगा, और इन दोनों को भागने के बाद जो आपको नेट AgCl के मोल्स दिखाई देंगे वो 2 मोल दिखाई देंगे, अगर AgNO3 आपके पास एक्सेस में है तो। बताओ समझे बात? यानी इस तरह का जब भी कोई सवाल आएगा, और मैंने देखा है कि इस तरह के कई बार सवाल पूछे जाते हैं, मतलब ये इस सवाल की ही बात नहीं कर रहा हूं, तुम आगे के लिए भी ध्यान रखना कि वो जो सीएल जो निकल नहीं सकता आप उसको AgCl के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सीएल निकल सकता है आप उसको निकालिए और Ag के साथ भेजकर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाइए। और कौन सा सीएल निकल सकता है कौन सा नहीं निकल सकता, इसमें बहुत ज्यादा हाथ कार्बोकेटायन मैकेनिज्म का है। अगर आपको लगता है सीएल के निकलने के बाद का कार्बोकेटायन स्टेबल है तब तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दीजिए बात को। यानी और कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी हमसे अच्छी तो आप जानते ही हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की बात करें सर, इसमें भी देखिए अब हम कुछ बताना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार अटेम्प्ट में जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा आ रहा है, इस अटेम्प्ट में इस SOCl2 की रिएक्शन से रिलेटेड जरूर सवाल पूछेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में भी इस रिएक्शन पर काफी जोर दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे रिलेटेड सवाल आपको इस अटेम्प्ट में जरूर देखने को मिलेगा। सवाल क्या है, वो कह रहे हैं कि आप SOCl2 से क्या करते हैं। तो हमने कहा भाई SOCl2 हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, OH हटाता है, Cl लगाता है, मस्त हो जाता है। लेकिन सर इसमें दो बातों का ध्यान रखना है और मैं चाह रहा हूं तुम वो दोनों बातें ध्यान रखो। हम मैकेनिज्म के अंदर तो नहीं घुसेंगे लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट बात पर जरूर आएंगे। सर SOCl2 के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है ना, समझो बात को, अगर ये जो हमारा पहला वाला आदमी है इसको देखा जाए तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये एक अल्कोहल। तो अल्कोहल की जो रिएक्शन है, दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल्स की जो रिएक्शन है वो SOCl2 के साथ हो रही है, ये मुद्दा है। ठीक, अब तुम दो बातों का ध्यान रखना, ये रिएक्शन या तो इस बेस की प्रेजेंस में होती है, दिस इज पिरिडीन, इसे आप पिरिडीन बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको PY भी लिखा जा सकता है, नेचर इसका बेसिक होता है। सो दिस इज अ बेस, यानी कहने का मतलब ये हुआ SOCl2 के साथ जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं तो या तो सर ये पिरिडीन एज अ बेस रही होती है या नहीं होती है। तो हमने कहा मतलब सर अगर ये नहीं होती है तो क्या होता है और जब ये होती है तो क्या होता है। मैकेनिज्म की डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कर रखा है उस बात को एग्री करेंगे कि सर अगर आपने पिरिडीन ले रखा है तो आप समझ लीजिएगा कि हर सूरत में जो मैकेनिज्म फॉलो की जाती है वो SN2 फॉलो की जाती है। यानी अगर पिरिडीन की प्रेजेंस है तो मैकेनिज्म SN2 फॉलो की जाएगी और आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अगर ये कार्बन कायरल है। भाई ये बात मैं हर बार बोलता हूं, मुझे खुद भी बोलते हुए हंसी आती है कि जब कार्बन कायरल ही नहीं है तो सर क्या इन्वर्टेड और क्या रिटेंटेड, मतलब सर रेसमाइजेशन होगा कि नहीं। अरे सर ये सब छोड़िए बातें, अगर कार्बन कायरल ही नहीं होता तो सर क्या आगे से धक्का मारा, क्या पीछे से धक्का मारा, सर क्या रिएक्शन हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है कि इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, रिटेंशन होगा कि नहीं होगा। अरे सर जब आदमी कायरल ही नहीं है तो सर ठीक है SN1 होगी होगी, SN2 चलेगा चलेगा, सब चलेगा सर, मैकेनिज्म्स वैसे ही चलेंगी। लेकिन सर इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूड नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब कार्बन कायरल ही नहीं है, रिएक्शन साइट कायरल नहीं है, तो उसके बाद सर इन्वर्जन रिटेंशन का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो बहरहाल हमें दिखाई दे रहा है दिस कार्बन इज कायरल, तो इसका मतलब युवा इस कायरल कार्बन का कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम निकाल भी सकते हैं, हमने सिखाया भी था, इसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन्वर्ट कर जाएगा अगर आपने पिरिडीन ले रखा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर पिरिडीन की प्रेजेंस है तो अल्कोहल जो कि कायरल, अगर अल्कोहल कायरल है तो ये वाया SN2 मैकेनिज्म आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यानी ये कंफर्म है सर SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा, और ये SN2 कब होगी, जब आपके पास बेस की प्रेजेंस होगी एंड दैट इज पिरिडीन की प्रेजेंस होगी, पहली बात। इसी तरह से आगे भी हो सकता है कोई सवाल इस तरह का लिया जाए जिसमें ये पिरिडीन की प्रेजेंस न होती, यानी यही रिएक्शन कुछ इस तरह से भी की जा सकती थी जिसमें पिरिडीन की प्रेजेंस न होती, यानी ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बिना पिरिडीन के। अब अगर मुझसे आंसर पूछा जाता तो ये रिटेंटेड प्रोडक्ट होता, क्योंकि अब जो मैकेनिज्म फॉलो की जाती वो SNI इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो किया जाता, और इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपको रिटेंटेड प्रोडक्ट देखने को मिलता। यानी इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंटेड होगा, यानी आपको रिटेंशन देखने को मिलेगा, और इस तरह से जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए, यानी SN2 से इन्वर्जन और SNI से रिटेंशन। कब SN2 होगी सर, तब SN2 होगी जब बेस की प्रेजेंस या पिरिडीन की प्रेजेंस होगी। अगर पिरिडीन नहीं है फिर भी आप अल्कोहल्स की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हैं, देन द आंसर विल बी रिटेंटेड वाया SNI मैकेनिज्म, दिस इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, हमें पता है सर एसीटोन्स के साथ जब NaI या KI रिएक्ट करता है सर ये हैलाइड एक्सचेंज प्रोसेस है सर, इसमें आप ClBr को आयोडीन से रिप्लेस करवा सकते हैं। अब ये काम कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई बड़ा आसान है सर, KI के साथ रिएक्शन या NaI के साथ रिएक्शन करा दीजिए। देखिए दिक्कत क्या है इसमें कि सर अगर आप NaI KI को लेके आते हैं किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाह रहा है, पोलर अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है, तो ऐसे में सर दिक्कत ये कि जो I माइनस होता है ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो होता है, साथ ही साथ बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। तो सर कहीं ऐसा ना हो हमने धक्का मार के Cl को हटाया, Cl ने धक्का मार के हमें हटा दिया, हमने धक्का मार को Cl के हटाया, Cl ने हमें धक्का मार के फिर से हटा दिया, क्योंकि हम आते भी हैं तेजी से और जाते भी तेजी से हैं। ये खास बात होती है I माइनस की। जनरली I माइनस एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल इन सारे हैलाइड्स में और सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप इन सारे हैलाइड्स में माना जाता है।
तो ऐसे में सर अगर आई माइनस आकर सीएल को हटा भी दे तो सर ये काम सीएल उल्टा कर लेगा। सीएल कहेगा चल तू अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, तूने मुझे हटा दिया, अब एक काम करते हैं, मैं तुझे हटाता हूं क्योंकि तू अच्छा एक लीविंग ग्रुप भी है। ऐसे में सर सीएल फिर से आई को रिप्लेस कर देगा। इसका तरीका यह है कि आप सिस्टम ऐसा बनाइए जिसमें जैसे ही आई सीएल को हटाए और जैसे ही आई, सपोज जैसे आपने क्याई ले लिया, तो क्याई एक ऐसा आदमी होगा जो कि हमारा इस सॉल्वेंट में, एसीटोन के सॉल्वेंट में जो वीकली पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर काफी हद तक डिसॉल्व कर जाएगा। यानी आई माइनस तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आई माइनस सीएल को रिप्लेस करके केसीएल बनाएगा, वो केसीएल इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि केसीएल के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, दिस एसीटोन इज वीकली पोलर। यानी अब इस सॉल्वेंट का फायदा उठाया जा सकता है। यानी ये सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जो केआई को तो डिसॉल्व कर देगा बट केसीएल और केबीआर को कम डिसॉल्व करेगा। इससे होगा क्या सर, आई डिसॉल्व कर गया, अगर केआई डिसॉल्व कर गया तो आई माइनस फ्री हो गए, यानी न्यूक्लियोफाइल तो तैयार हो गए। अब न्यूक्लियोफाइल धक्का मार के सीएल निकालेगा, वो जो सीएल निकलेगा वो जैसे ही केसीएल बनाएगा सर, केसीएल का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, केबीआर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और वो प्रेसिपिटेट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके बीआर माइनस और सीएल माइनस को फ्री नहीं कर पाएगा, तो वो दोबारा धक्का ही नहीं मार पाएंगे। यानी हुआ क्या कि आई टूटा, आई माइनस बना, आई ने धक्का मारा SN2 मैकेनिज्म से, आई ने धक्का मारा, सीएल हट गया, खत्म हो गया। अब सीएल दोबारा नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सीएल केसीएल के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो गया। क्यों? क्योंकि सर मीडियम आपका वीकली पोलर, इस वीकली पोलर एनवायरनमेंट में जो आयनिक कैरेक्टर रखने वाले केसीएल है, जो आयनिक कैरेक्टर रखने वाला केबीआर है, वो डिसॉल्व ना के बराबर करेगा, जिसकी वजह से आप केआई से आई माइनस तो निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ केआई इज अ वीक आयनिक कैरेक्टर, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन आप फाइनली केसीएल और केबीआर से सीएल माइनस और बीआर माइनस दोबारा नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन वापस नहीं जा पाई। समझ रहे हैं? लेकिन ये कंफर्म है सर, एसीटोन के साथ होने वाली इस रिएक्शन को SN2 की कैटेगरी में ही डाला जाता है। और अगर ये SN2 मैकेनिज्म है तो आई आएगा सर, सीएल जाएगा और ये इन्वर्जन शो करेगा और इसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आई आएगा, सीएल जाएगा, तो आई ऊपर और H पलट के नीचे लग जाएगा, ऐसा लगता है। नहीं, ये तो नहीं है, H और CH3 आई ऊपर, ये ऑप्शन लगता है। यानी यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज यहां तो जो है सो है, यहां तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, जो भी चेंजेस होंगे यहां होंगे। एंड सिंस दिस SN2 रिएक्शन, तो आई ऊपर से आएगा, H पलट के नीचे चला जाएगा। सर ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका आंसर सी सही लगता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एसीटोन वाली। सब लोग इस बात को समझेंगे कि एसीटोन की प्रेजेंस कर क्या रही है। एसीटोन एक वीकली पोलर सॉल्वेंट है जो केआई जैसे कंपाउंड जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसको तो डिसॉल्व कर देगा। तो पता ना, वीकली पोलर सॉल्वेंट में ये कम पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व करते हैं, तो केआई तो टूट जाएगा सर, आई माइनस बन जाएगा। आई माइनस बन गया तो वो धक्का भी मार देगा, फिर सीएल निकल के आएगा, सीएल को के पकड़ लेगा, क्या बना लेगा? केसीएल। और केसीएल फर्दर डिसॉल्व इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि सर केसीएल के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और इस वीकली पोलर एनवायरनमेंट में केसीएल किसी भी सूरत में डिसॉल्व नहीं कर सकता, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाए। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी एक पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल, आसान सा सवाल है। हैलाइड्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का कोई तरीका है कि सर जब आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड हो तो Mg ईथर के साथ रिएक्ट करके वो ग्रिग्नार्ड बनाते हैं। यानी अगर मैं जनरल बात करूं तो हो क्या रहा है, जनरल मैकेनिज्म कुछ ऐसी चल रही है कि जो RX है वो Mg ईथर के साथ जुड़ रहा है। अब RX अगर Mg ईथर के साथ जुड़ेगा तो सर ये ग्रिग्नार्ड बनाएगा RMgX। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, ग्रिग्नार्ड की सबसे अच्छी खूबी है अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तो ये लेके भाग जाता है, ये बाकी लोगों से बात भी नहीं करता। यानी अगर कहीं गलती से इसको एसिडिक हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम मिल जाए, देख पा रहे हैं D2O में से वो क्या खींच लेगा सर, D+ खींच लेगा और क्या बना लेगा सर, RD बना लेगा। अलग क्या हो जाएगा सर, MgODX, ये अलग हो जाएगा। चलिए ठीक है, मुझे अलग हुए आदमी से मतलब नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि सर ये साहब जो है ये अलग हो जाए। यानी सब कुछ होने हवाने के बाद द फाइनल आंसर इज RD। तो यही चीज यहां पर भी हो रहा है। सर देखिए यहां ग्रिग्नार्ड बना, ये आपका ग्रिग्नार्ड बन गया MgBr, और ये ग्रिग्नार्ड जो है D2O में से क्या खींच लेगा, D। तो जैसे ही ये ग्रिग्नार्ड बना, ये ग्रिग्नार्ड D2O में से D ले लेगा। सर एक चीज क्लियर है सर, इस कार्बन पे D आ जाएगा, तो आइदर आंसर A होगा या आंसर B, C होगा। अब इन दोनों में डिसाइड करना है सर वो कंपाउंड कायरल होगा कि ए कायरल होगा। बड़ा आसान है सर, ये साफ दिखाई देता है, दिस कार्बन इज कायरल, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन कायरल होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता ही होता है। सो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, आंसर शुड बी C। आसान सा सवाल, बढ़िया सवाल।
यानी ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड के उसी काम को लेकर हर बार सवाल बनता है, ग्रिग्नार्ड के चारों कामों को लेकर सवाल बनाना। ये एक सिंपल सी कहानी है। ग्रिग्नार्ड 4 काम करता है, जिसमें सबसे पहला काम एसिड बेस रिएक्शन है, दूसरा काम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ करता है, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड्स के डेरिवेटिव्स के साथ करता है, और चौथा एल्काइल हैलाइड्स के साथ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी ग्रिग्नार्ड इसी सीक्वेंस में ये अपने चारों कामों को अंजाम देता है, लेकिन फिर भी सबसे पहला काम तो वो एसिड बेस रिएक्शन ही है। अगर इसको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन मिल गई तो बिना देरी के सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन पकड़ के भाग जाता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है, आसान सवाल है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एकदम से देख के समझ में नहीं आता, बट मुझे लगता है जो समझदार आदमी समझ जाता है। दिस इज अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH। दिस इज अल्कोहलिक NaOH, और हम सब जानते हैं दिस इज बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 मैकेनिज्म। सर, इस E2 को करने के लिए अल्कोहलिक KOH एक लाइट बेस, स्ट्रॉन्ग लाइट बेस यूज किया गया है, जो सेडजेफ को फॉलो करते हुए एक एल्कीन बनाने की हमेशा कोशिश करता। तो इसका मतलब ये हुआ सर, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपने इसके सामने रख दिया, तो इसमें क्या ही दिमाग लगाना है सर। यहां पर एक हाइड्रोजन है, हमें पता है दिस इज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस। सर, एक तरफ से H हटेगा, एक तरफ से हैलोजन हटेगी, लीविंग ग्रुप भी बढ़िया है सर, H यहां से भागेगा, Cl यहां से भागेगा, और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और देख के लगता है सर इसमें कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है सर, ये आंसर डी हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल डीहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस। दिस इज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। जिसको आप E2 मैकेनिज्म का नाम देते हैं। सेडजेफ को फॉलो करती हुई एक एल्कीन बनेगी, बिकॉज द ग्रुप इज लीविंग ग्रुप इज गुड लीविंग ग्रुप। सिंस लीविंग ग्रुप is good leaving group, so alkene formed will follow Sedzeff rule। यानी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि लीविंग ग्रुप अच्छा है और साथ ही साथ बेस हमारा लाइट बेस और अच्छे लीविंग ग्रुप की प्रेजेंस में एक एल्काइल हैलाइड सेडजेफ को फॉलो करती हुई एक एल्कीन बनाने की कोशिश करता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये बताइए, OH माइनस के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो Cl को सबसे आसानी से कहां से रिप्लेस कर देंगे आप। देखिए, बड़े अजीब सी बात है सर, Cl ऐसे कैसे रिप्लेस हो जाएगा सर, बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं आप। कैसे सर? देखिए, ऐसा है, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि Cl को धक्का मार के हटा दिया जाए। चलिए आपकी उम्मीद के बारे में बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो Cl है, ये Cl यहां से हट जाए और इसकी जगह OH आ जाए। चलिए ठीक है, क्या आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि Cl के साथ एक पार्शियल पाई कैरेक्टर है? हाँ बिल्कुल है, हर Cl के साथ, सारे Cl, हम एक ही की बात कर रहे हैं, सारे Cl के साथ एक पार्शियल पाई कैरेक्टर है। सर, जब पार्शियल पाई कैरेक्टर है तो आप हटाएंगे कैसे? बात तो सही है। चलिए ठीक है सर, फिर भी धक्का मार दे तो। हाँ, लेकिन सोचिए जरा बात को, धक्का मारना भी तो सर आसान नहीं है। आप समझिए, अगर इस कार्बन को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो दिस कार्बन इज sp2। अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस कार्बन इज sp2, और sp2 कार्बन का मतलब होता है एक प्लेनर कार्बन। और प्लेनर कार्बन पर धक्का मारने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप सामने से अटैक करेंगे या पीछे से अटैक करेंगे। सामने से अगर आप अटैक करेंगे, जो बिल्कुल सही है सर, ये आदमी प्लेनर है, आप सामने से बड़ी आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं, आना तो बड़ा आसान हो जाएगा। ना ना, आना आसान नहीं, आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आप देखें तो ये सारे जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये यहां पर तो बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन सर जितने भी पाई बॉन्ड्स यहां अब जो कार्बन के बीच में बन रहे हैं, ये सारे पाई बॉन्ड सर परपेंडिकुलर ही हैं। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये सारे पाई बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का पाई बॉन्ड, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का पाई बॉन्ड, सर ये सारे पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर हैं। अगर आप सामने से अटैक करने की सोचेंगे तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है सर। यानी कार्बन के सारे कार्बन अगर इस प्लेन में है तो जो p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं सर, वो परपेंडिकुलर वाले हैं। यानी ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। सर ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं, ये सामने की तरफ और पीछे की तरफ ही नाच रहे हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव
नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, सर वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम सामने से या पीछे से कैसे अप्रोच करे जबकि इलेक्ट्रॉन ही नाच रहे हैं सामने और पीछे। इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियोफाइल क्या बोलता है कि भैया हमारा इस कार्बन पर अटैक करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाच रही है वो हमें रिपेल करती। और क्लोरीन क्या बोलता है, अरे तुम आना कौन सा चाहते, छोड़ो हम कौन सा जाना चाहते हैं, ना हम जाना चाहते ना तुम आना चाहते, खेल ही खत्म हो गया। अब ऐसे में फिर भी अगर वो ये पूछ रहा है कि Cl को हटाकर OH से रिप्लेस करना है तो क्या करें, तो देखो Cl को हटाकर OH से अगर रिप्लेस करवाना चाहते हो तो ऐसे में जो सबसे अच्छा चांस लगता है वो सबसे अच्छा चांस है जब आप न्यूक्लियोफाइल को लालच दें। न्यूक्लियोफाइल को एक तगड़ा लालच दिया जाए कि देख तू घबरा मत, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टेंशन मत ले, जा जाके घुस जाए ऐसे। और ऐसे में सर मुझे ऐसा लगता है ये तमाम NO2 जो लगे हैं, इन तमाम NO2 के -m इफेक्ट और -I इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर इतना बड़ा लालच है जिसको आप प्लस कह सकते हैं। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम है कि सर अब लड़ते भिड़ते OH- को यहां अटैक करना पड़ता है और Cl को जाना पड़ता है। और ये मजबूरी होगी इस आदमी की, क्योंकि इस केस में इस OH- को इतना लालच दे दिया गया है कि अब वो कुछ नहीं सोचता है और प्लस की चाहत में जाके कार्बन पर धक्का मार देता है। और जैसे ही वो कार्बन पर धक्का मारता है बेचारे Cl को वहां से एक कार्बेनाइन मैकेनिज्म के थ्रू वहां से जाना पड़ता है जिसको SNAR2 मैकेनिज्म का नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो यानी ये एक अच्छा सवाल होगा अगर वो पूछता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए ऐसा है कि पहली बात तो वही है कि हर सूरत में देखा जाए तो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म तो कहीं पर भी नहीं चल सकती क्योंकि Cl हटेगा नहीं। सर आप समझिए बात को, प्लस तो हर जगह खराब ही बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप फास्टेस्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो आप SNAR2 मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं जिसमें Cl को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और इस स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इस कार्बन पर इतना लालच आ चुका है कि OH- आराम से इस कार्बन पर धक्का मार के Cl को रिप्लेस कर सकता है वाया कार्बेनाइन मैकेनिज्म। दिस इज नॉर्मल SN2 से हटकर मैकेनिज्म। नॉर्मल SN2 में कोई कार्बेनाइन कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बट इस मैकेनिज्म में जिसमें एराइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं वो SNAR2 मैकेनिज्म है जिसमें कार्बेनाइन बनता है। समझिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर मैं इस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो ये मैकेनिज्म एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैकेनिज्म है जिसमें आपने इस तरह से कुछ किया है, ये Cl है और आपने ऑर्थो या पैरा पर मान लीजिए NO2 लगा दिया और अब आपने न्यूक्लियोफाइल से कहा कि भाई जाइए अटैक करिए। तो ऐसे में अब आप देख रहे हैं ऑर्थो पैरा पर ये आदमी लगे होने से क्या होगा सर, इसका एक लालच मिलेगा। सर ये यहां प्लस देगा तो NU का अटैक करना आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्या होगा सर, जैसे ही NU- यहां अटैक करेगा, जरा सा बॉन्ड्स की सिचुएशन और सही कर लेते हैं ताकि आसानी से तोड़ा जा सके। यानी कि अगर अब NU- अटैक करेगा तो क्या होगा, अब जब NU- यहां अटैक करेगा तो अब कुछ चीजें समझ में आती हैं कि जब NU- यहां अटैक करेगा बिकॉज ऑफ लालच, अब ये NU- जब यहां अटैक करेगा तो ये पाई 1 टूट जाएगा। अब सर कार्बेनाइन बनेगा, बस यही तुम्हें बताना था कि ये कार्बेनाइन मैकेनिज्म है। ये SN2 तो है, SNAR2 तो है, लेकिन ये कार्बेनाइन मैकेनिज्म है। इसमें कार्बेनाइन बनता है और इस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ही इस रिएक्शन के रेट को गवर्न करती है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कार्बेनाइन जो बना है सर, इस SNAR2 मैकेनिज्म में जो कार्बेनाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ही इस रिएक्शन के रेट को गवर्न करती है, जिसको SNAR2 मैकेनिज्म भी कहा जा सकता है। समझिए, एराइल हैलाइड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर इस यूनिक मैकेनिज्म से होता है जिसको कार्बेनाइन मैकेनिज्म कहते हैं और इस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ही इस रिएक्शन के रेट को गवर्न करेगी। और तुम देखो जरा सर, क्या लालच लालच वाली बातें कर रहे थे, असलियत तो अब आपने बताई है कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी NO2 की वजह से बढ़ रही है क्योंकि NO2 उस एनाइन को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। देखिए सर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे मिलता, ये माइनस अंदर, ये पाई बॉन्ड बाहर। अब आपका जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहां आएगा, अब नेगेटिव चार्ज पैरा पर, और इसी पैरा पर आपने NO2 भी लगा रखा है। अच्छा, अब समझ में आया कि NO2 को ऑर्थो पैरा पर क्यों माना गया था। अब आप देख लीजिए क्या होगा सर, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें उस नेगेटिव चार्ज को आपने रेजोनेंस स्टेबलाइज किया। सर
इसलिए कहा जाता था कि ऑर्थो पैरा पर NO2 का होना या स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप का होना जरूरी है, क्योंकि वो ऑर्थो पर लगा या उस पैरा पर लगा NO2 उस बने हुए कार्बनाइन, जो कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस कार्बनाइन की स्टेबिलिटी को इस -R इफेक्ट या -M इफेक्ट से बढ़ा रहा है। सर कार्बनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कार्बनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने NO2 को ऑर्थो या पैरा पर ही लगा रखा था। समझ रहे हैं? इसके बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद जो भी इसका फाइनल प्रोडक्ट बनना होगा बन जाएगा। सर जैसे ही आगे बढ़ेगी तो निगेटिव चार्ज वापस लौट आएगा, माइनस अंदर डबल बाहर, ये इसका वही पुराना बना हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहां माइनस होगा, यहां Cl होगा, यहां Nu है, और साथ में यहां NO2। अब क्या होगा सर? वही माइनस आगे चला जाएगा, माइनस अंदर, Cl बाहर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नई शक्ल दिखाई देगी कुछ ऐसी। यहां माइनस आ जाएगा, बॉन्ड्स ऐसे होंगे, यहां तो NO2 लटक रहा था, यहां Cl है, यहां Nu है, और सर अब आता है आपका वापस एरोमेटिसिटी गेन करने का दिन, जिसमें माइनस अंदर आएगा और Cl को लात मार के यहां से बाहर निकाला जाएगा। बट दिस इज अ फास्ट स्टेप। सर एरोमेटिसिटी मिल रही है, इंतजार थोड़ी ना करेंगे, ये फटाफट आ गया, यहां Nu आ गया, नीचे जैसा था वैसा आ गया। अगर मैं सब चीजों को छुपा लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोसेस हो रहा था, ये रिएक्शन चल रही थी। अगर आप देखें तो ये रिएक्शन इस क्लोरो नाइट्रो नाइट्रो क्लोरो के अंदर आपने न्यूक्लियो NU माइनस रिएक्ट कराया, NU माइनस ने धक्का मारा, Cl यहां से बाहर हो गया, उसकी जगह क्या आ गया? NU। सर हो तो ये रहा, लेकिन मैकेनिज्म सर यूनिक है सर। दिस इज वाया कार्बन आयन मैकेनिज्म। सर ये कार्बन आयन मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है, और इसलिए कहा जाता है कि वो सारे इफेक्ट्स जो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो SNAR2 मैकेनिज्म के रेट को भी बढ़ाएंगे, और इसलिए कहा जाता है ऑर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता। अगर आप ध्यान से देखें तो सर यहां पर अब आप पहचान पाएंगे वो तमाम NO2 जो ऑर्थो पैरा पर लगे हैं, सर वो बने हुए कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए यहां पर SNAR2 मैक्सिमम रेट से देखने को मिलेगी। सबसे गंदा आदमी जो मुझे लगता है वो आदमी लगता है जहां कुछ नहीं है, क्योंकि सर इसके पास तो SNAR2 जैसा करने की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इस बने हुए कार्बन आयंस को स्टेबलाइज कर सके। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए वैसा ही सवाल पूछा गया है, SN2 की बात कर रहा है सर। आप जितना ज्यादा आसानी से धक्का मार के आप Cl को निकाल सकते हैं, लेकिन सर यहां पर कार्बन आयन मैकेनिज्म क्यों नहीं हो रही है? ये तो कुछ और है। हाँ कुछ और, क्योंकि ये एराइल हैलाइड नहीं है ना सर। आप देखिए ध्यान से सर, ये तो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है, C के साथ Cl लगा हुआ है, एराइल ग्रुप के साथ थोड़ी ना लगा है सर, ये तो कार्बन से लगा। नाउ दिस इज नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स, और नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स SN2 करते हैं तो जैसे करते हैं, उसमें कोई कार्बन आयन थोड़ा बनता है, उसमें आप आते जाइए हम जाते जाएंगे। दैट इज नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म with a transition state not via carbon ion। बात समझ रहे हैं? सो दिस इज एल्काइल हैलाइड्स, और एल्काइल हैलाइड्स SN2 कैसे करते हैं? न्यूक्लियोफाइल आता जाता है, लिविंग ग्रुप जाता जाता है, इसमें कोई कार्बन आयन जैसा नहीं बनता। वो तो एराइल हैलाइड्स हैं जिनको मजबूरी में क्या बनाना पड़ता है? कार्बन आयन, और उन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी उनके रेट को गवर्न करती है, जैसा भी आपने देखा। तो यहां पर तो बड़ा आसान है, मुझे लगता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल को SN2 करवानी है। अब आप SN2 करवाना चाहते हैं तो इस डेल प्लस पे अप्रोच करवाएंगे। सर देखिए यहाँ Cl की वजह से यहाँ डेल प्लस है, और देखिए अरे वाह सर NO2 चूस के है, बड़ा सा डेल प्लस है सर, और चूसते हैं NO2 ओ सर ये भी ठीक है, लेकिन सर इन दोनों में देखें तो ये इतना बड़ा नहीं है सर। क्यों? ये वाला थोड़ा छोटा है, इससे तो छोटा। ये क्यों छोटा है? क्योंकि सर यहां पर NO2 का -M लगेगा और -I लगेगा यहां से। सर यहां पर भी -M लगेगा, यहां पर भी -I लगेगा। सर यहां NO2 पास में है तो ज्यादा फायदा होगा। और सर यहां देखें तो मुझे लगता है सर यहां तो सिर्फ छोटा सा ही डेल प्लस होगा, क्योंकि दोनों ही NO2 जो है हमारे वो मेटा पोजीशन पर लगे हैं, तो सर डेल प्लस कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा डेल प्लस दिखाई दे रहा है सर, वो हमें दिखाई देता है सेकंड वाले में। अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड वाले का डेल प्लस सबसे बढ़िया लगता है, और इस वजह से ये बेस्ट आदमी होना चाहिए। फिर सर थर्ड वाला, क्यों? क्योंकि थर्ड वाले में NO2 का -M तो लग ही रहा है। तो सर यहां पर -M है, इसके पास भी -M है, इसके पास सिर्फ -I है, इसके पास भी सिर्फ -I है, इसके पास कुछ नहीं है। तो सर ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली जितना पास से चूसोगे उतना ज्यादा चूसोगे और डेल प्लस को बढ़ा दोगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना आसान हो जाएगा। तो सबसे अच्छा सेकंड फिर थर्ड होगा सर। ऑप्शन दिखाई देता है सबसे पहला अच्छा आंसर, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ एंड लीस्ट विल बी फर्स्ट। सीधा सवाल। क्लियर है? और आगे बढ़िए।
क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना चाह रहे हैं कि रिटेंशन कहां देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा सवाल थोड़ा अच्छा है, वो कह रहे हैं रिटेंशन कहां देखने को मिलेगा। मैंने कहा रिटेंशन का तो मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करे, और ऐसा तब होता है जब कॉन्फ़िगरेशन हो। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये बताओ, जो आपकी रिएक्शन की साइट है वहां कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, पहले ये बताइए। जो रिएक्शन साइट है हमारी उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी है कि नहीं, तब तो हम रिटेंशन इन्वर्जन की बात करेंगे। तो आप पहले वाले आदमी को ध्यान से देखें तो पहले वाले आदमी में सर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यहां कायरल कार्बन है, दिस इज कायरल, बिल्कुल सही। दूसरे वाले आदमी को देखें सर, ये वाला कार्बन कायरल ही नहीं है, तो क्या इन्वर्जन और क्या रिटेंशन। सर इस सवाल को हम वैसे ही काट देते हैं, ऑप्शन को वैसे किनारे कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो मुझे दिखाई देता है ये वाला आदमी, इस आदमी को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस आदमी में ये वाला कार्बन कायरल भी है, बिल्कुल सही है। आप और इसको देखें तो सर इस कंपाउंड में भी ये वाला कार्बन कायरल है, बिल्कुल सही है। तो अब अगर देखा जाए कि कहां रिटेंशन देखने को मिलेगा, SN2 रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस की बात चल रही है, तो आप OH से धक्का लगवाकर Br निकलवाना चाहते हैं। हाँ सही है सर। और रिटेंशन अगर आप देखना चाहते हैं, इसका मतलब ये सब हो भी जाए और इन्वर्जन ना हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब यहां OH धक्का मार के Br को निकालेगा तो सर यहां तो आपको इन्वर्जन देखने को मिले, क्योंकि ये कार्बन कायरल। समझिए बात को, यानी कहने का मतलब। और दूसरा, अगर ये SN1 पाथ भी फॉलो कर रहा है, मान लीजिए एक्वस KOH वगैरह ले रखा है, अगर ये SN1 रिएक्शन भी फॉलो कर रहा है तो भी सर कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि रेसमाइजेशन तो होता ही है ना सर। समझिए बात। अब ऐसे में जो सही आंसर लगता है जिसमें आप ये कह रहे हैं रिटेंशन देखने को मिले, तो मुझे लगता है दिस इज प्राइमरी हैलाइड, और ऐसे में OH अपना चुपचाप धक्का मार के Br को निकाल देगा। सर पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, और जब पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है तो सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो जाएगा, बताइए बात को। यानी सर रिएक्शन साइट तो कुछ और ही है, वहां कुछ और ही खेल रहे हैं आप, और पीछे वाला कार्बन कायरल है, और पीछे से कोई लेना देना नहीं है, तो जो कायरल जैसा था वैसे ही रह जाएगा। सर यही रिटेंशन देखने को मिलेगा। बाकी सब जगहों पर तो मुझे उम्मीद है कि वाया SN1 और SN2 कुछ भी हो सकता है। सर यहां कुछ नहीं हो सकता, सीधे सीधे धक्का मारिए, बाहर निकालिए। सर दिस इज प्राइमरी हैलाइड, SN2 करने के लिए प्रोन है, धक्का खाएगा, फौरन Br को बाहर निकालेगा। सर लेकिन इस पीछे वाले कायरल कार्बन को पता ही नहीं चलेगा कि कोई SN1 SN2 जैसी रिएक्शन चल रही है, वो कहेगा भाई मुझे कोई लेना देना नहीं, ये तो रिटेंशन ही माना जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में भी कहते हैं कि क्या ये एसीटोन के साथ SN2 कर रहे हैं। हाँ सर, वही हैलाइड एक्सचेंज प्रोसेस है, SN2 की कहानी है, और SN2 की कहानी में फिर वही है सर, आसानी से धक्का मार के Cl को निकालना, यही हमारा एम है। और इन सब में बिना सोचे बिना दिमाग लगाए एक आदमी हमेशा जीतता है, और वो है ये वाला ग्रुप। सर ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट इस कार्बन पर इतना बड़ा, दिस इज प्राइमरी हैलाइड, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब इस कार्बन पे इतना बड़ा डेल प्लस क्रिएट कर चुका है कि न्यूक्लियोफाइल का इस जगह पर अटैक करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और सर देखिए ये 2 डिग्री हैलाइड है, और 2 डिग्री हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस सबसे कम होने चाहिए, बाकी सब 1 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। सर इसका मतलब ये हुआ सर सबसे अच्छा आदमी ये होना चाहिए और सबसे खराब आदमी होना चाहिए। और अगर आप इन दोनों को भी कंपेयर करना चाहते हैं तो भी सर बिल्कुल क्लियर है सर, प्राइमरी हैलाइड को कौन हराता है। सर इस पर तो अटैक करना बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई है। सर ये भी 1 डिग्री हैलाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये CH3Cl की बात करते हैं तो CH3Cl पर अटैक करना लीस्ट हिंड्रेंस की वजह से सबसे अच्छा लगता है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट इस कार्बन पर अटैक करके Cl को बाहर निकालना सबसे ज्यादा फेवरेबल लगता है, इसलिए सबसे अच्छा आदमी होना चाहिए S। उसके बाद नो डाउट हल्का सा आदमी जिस पर धक्का मारा जा सकता है। सर सबसे पहले S आएगा, फिर P आएगा, फिर R आएगा, सबसे गंदा Q होगा, SPRQ। सर बी ऑप्शन लगता है आसान सी रिएक्शन, समझ बात को। यानी ये मेरा 2 डिग्री हैलाइड है, और 2 डिग्री हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। और आप देख पा रहे हैं ये वाला कार्बन आपका sp2 है, sp2 कार्बन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ रही है, जिसकी वजह थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच आसान होगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कहना चाह रहे हैं विच ऑफ दीज रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस सेडजेफ प्रोडक्ट। कहां पर सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा? तो सेडजेफ प्रोडक्ट तो सर हर जगह बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आप कर रहे हैं तो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। हां बस आपने अभी भी एक बात बोली थी, फिर आप बोल दीजिए, अगर आपका लीविंग ग्रुप अच्छा है लेकिन बेस अगर हल्का न हुआ तो भी आपको सेडजेफ प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है सर, देख लीजिए सर, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दुनिया भर की मैकेनिज्म पढ़िए सर, H+ पानी को हटाएगा। सर
यहां कार्बोकेटायन बनेगा, फिर मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, सारे ड्रामेबाजी चलेगी सर, सेडजेफ को फॉलो करती हुई घिरी घिरी एल्केन बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, और बात करते हैं सर। दूसरी बात करें अगर, तो यहां पर अल्कोहलिक क्यूएच है सर, दुनिया जानती है। यहां पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से भागती जाएगी, बीआर यहां से भगाते जाएंगे, और इन दोनों के बीच में मस्त डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता जाएगा, और कुछ नहीं तो सर साफ साफ घिरा हुआ एल्कीन सेडजेफ दिखाई देता है सर। छोड़िए इस बात को, इस आखिरी वाले की बात करें तो बिल्कुल साफ समझ में आता है। हीट करते ही सर डिहाइड्रेट करेगा, एक तरफ से OH हटेगा, एक तरफ से H हटेगा, डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा सर, ये तो बिल्कुल सेडजेफ का प्रोडक्ट है। यानी अगर डबल बॉन्ड अंदर की तरफ बनेगा तो घिरा घिरा डबल बॉन्ड सेडजेफ को फॉलो करेगा सर। दिस इज अगेन सेडजेफ को फॉलो करती हुई एल्कीन। लेकिन सर यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज अ बल्की बेस, आप देख पा रहे हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बल्की CH3 CH3O-, बल्की बेस। सर ये बल्की बेस क्या बोलेगा, अरे मैं भी तुम्हारे अंदर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके एल्कीन बनाऊंगा। बिल्कुल करिए, लेकिन क्या करते थे सर, ये बेस आपका एक H हटाने की तैयारी में है। बिल्कुल सही है। H कहां है इस Br के बगल वाला सर, एक बीटा हाइड्रोजन इधर है और एक बीटा हाइड्रोजन इधर है। अरे सर कैसी बातें करते हैं, इतने मोटे आदमी से ये उम्मीद करते हैं कि अंदर घुस के H को निकाल लेगा, सवाल ही नहीं उठता सर। ये बाहर बाहर टहलेगा और चुपचाप जो सबसे इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन होगी उसको लेके भाग जाएगा। साइमल्टेनियसली एक तरफ से Br हटेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस बार ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ बनेगा, और बाहर की तरफ बनने वाला प्रोडक्ट सेडजेफ नहीं हॉफमैन होता है। इसका मतलब ये हुआ साहब हॉफमैन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, और इसलिए अगर आंसर की बात करें तो यही आंसर टिक होना चाहिए, क्योंकि कहां पर सेडजेफ नहीं है, द आंसर विल बी सी। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए भाई, SOCl2 वाली सवाल आ गया फिर से, वही मैं सोच रहा था ये होना चाहिए था। क्या यहां बेस है? नो बेस, नो बेस। जिसको आपने पिरिडीन लिया था, नहीं है। नहीं है तो रिटेंशन है। कौन सी मैकेनिज्म है? SNI है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें रिटेंशन देखने को मिलता है, एंड दिस इज रिटेंशन। यानी बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, जैसे पहले था वैसे यहां पर जैसे कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होगा। सो द मेथड इज प्रोसेसेस SNI। यानी अगर यहीं पर बेस होता, पिरिडीन होती, तो SN2 होती, रिटेंशन की जगह इन्वर्जन देखने को मिलता। और अगर पिरिडीन या बेस नहीं है तो ऐसे में सर ये इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से फाइनली अल्काइल हैलाइड बनाएगा, जिसमें रिटेंशन देखने को मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा SNI मैकेनिज्म से। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सर देखिए यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब सर कुछ आगे के टॉपिक से भी रिलेटेड लगता है, लेकिन फिर भी सर एक आध स्टेप तो सीधे हैं ही, एक स्टेप तो अपने मतलब का ही लगता है। सर ये साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर धक्का मार के Br को निकाल सकता है। सर ये बिल्कुल सही है। एलाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं, या बेंजाइलिक ब्रोमाइड या बेंजाइलिक क्लोराइड्स जो होते हैं, उन पर SN2 और SN1 दोनों ही खूबसूरत तरीके से की जा सकती है। सर SCN- इस Br पर धक्का मार कार्बन पर अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा, जैसे ये यहां से बाहर निकलेगा तो सर एक जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई देगा? जो हमारा पहला स्टेप हुआ वो ये कि ऊपर तो देखिए आप कुछ कर नहीं पाए, जो नीचे बन रहा है वो क्या है? नीचे सर बन गया आपका, इधर आ गया साइनाइड। अब जैसे ही आप बेस डालेंगे तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा। क्यों एसिडिक है ये? सर एक तो ऊपर रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा एनायन, और दूसरा सर ये साइनाइड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यानी सबसे पहले जैसे ही आपने बेस डाला यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज विद साइनाइड एंड रिंग आल्सो। क्लियर? अच्छा, फिर क्या होगा सर? जैसे ये माइनस आ गया फिर तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने साइक्लोहेक्सेनोन को सामने रख दिया, ये तो कुछ एल्डोल जैसी हरकत करना चाह रहे हैं आप। ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर धक्का मार के इसको बाहर निकाल देगा। खत्म। अब आप देख लीजिएगा, जैसे ये यहां अटैक करेगा, अटैक करते ही इस कार्बन पर फाइनली OH आ जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सर? इस केस में आगे अगर बढ़ा जाए तो क्या स्टेप बनेगा? ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है,
इस 6 मेंबर रिंग पर फाइनली यहां OH आ गया, जुड़ा जाके आपका ये वाला कार्बन, जिस कार्बन पर ऑलरेडी एक साइनाइड लगा है, बहुत बढ़िया, उस साइनाइड के साथ एक रिंग लगी है सर, ये देखने से ऐसे लगती है, और यहां OCH3 है। अब आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहते हैं? अब आप रिड्यूस करना चाहते हैं। इनमें से ऐसा क्या है जो रिड्यूस हो जाएगा सर? साइनाइड है जो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सर बड़ी आसानी से रिडक्शन के बाद ये आदमी जैसे था बिल्कुल वैसे ही यहां OH आ गया, ये बिल्कुल बेंजीन जैसा जैसे था वैसे ही हो गया, यहां OCH3, और रिडक्शन के बाद साहब बन गए NH2। तो जो ऑप्शन आपको लगता हो उसको टिक किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन बी ही सही है। इसके अलावा भी 2 ऑप्शन है, तुम समझ लो पहले, इनमें से अगर कोई सही हो गया तो ठीक है। रिंग से OH लगा है, OH के बाद ये आ गया, फिर NH2 और ये रिंग, मुझे लगता है बी सही है। हालांकि तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, तो मुझे लगता है वो दोनों सेम हैं। ये भी वही है, ये बी, ये दोनों सेम ही है क्या यार? मुझे लगता है यार ऑप्शन मैंने कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। ये जो बी है हमारा पहला वाला तो एकदम गलत हो गया, जो बी है और जो आगे के जो 2 ऑप्शन है, चलिए उसको भी अलग कर लेते हैं। अब तुम चेक करो यार, हमें लगता है ये, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर एक कार्बन शायद एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये डी गड़बड़ हो जाएगा ना। ऑप्शन हमारा यही सही होगा, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन आएगा, CH2NH2 नहीं। जब आप रिड्यूस कर रहे हैं, किसको रिड्यूस कर रहे हैं हम साइनाइड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो शुड बी CH2NH2 भाई साहब। यानी CN का रिडक्शन NH2 नहीं है, इस कार्बन से जो हमारा लगा हुआ है वो CN था, और वो CH2NH2 आएगा भैया। अच्छा, यानी कि ये होना चाहिए CH2NH2, इट शुड बी CH2NH2। तो जो ऑप्शन होना चाहिए फिर तो ये नहीं होना चाहिए, फिर तो जो ऑप्शन होना चाहिए वो डी ही होना चाहिए। बिल्कुल सही लगता है, समझना भाई सब लोग, एक बार अपने आप करके भी देख लेना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल मुझे लगता है शायद अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है, या आगे के टॉपिक से रिलेटेड, पर अल्काइल हैलाइड जैसा एक स्टेप तो है इसके अंदर, एंड दैट इज SN2। साइनाइड ने धक्का मारकर Br को हटाया, कम से कम ये एक स्टेप तो है इसके अंदर। तो ठीक है सर, ये SN2 रिएक्शन है, फाइनली साइनाइड लग गया। देखो साइनाइड को जनरली किसी जगह पर लगाने का बहुत बड़ा काम होता है कि उसके बगल वाले कार्बन पर लगा हाइड्रोजन को एसिडिक बनाना। ऐसा तुम एल्डिहाइड कीटोन्स में बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर भी करते हो, जिसमें साइनाइड इसलिए जोड़ते हो ताकि कार्बोनायन बने, जिसका बनना बड़ा मुश्किल है। शिफ्टिंग के दौरान जब तुमने देखा था कि कैनिजारो रिएक्शन में हर बार हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती थी, हर बार वही ड्रामा चलता था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर साइनाइड का अटैक करने से आपने हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कार्बोनायन एज एन न्यूक्लियोफाइल फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कार्बोनायन बनाया गया है, और फिर वो कार्बोनायन एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, जो कि नॉर्मली हमें पता है। और फाइनली साइनाइड्स के रिडक्शन से आप CH2NH2 बनाते हैं। यानी मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की थी वो यही थी कि RCN रिडक्शन के बाद आपने H2 निकल या जिस LAH वगैरह जिसके साथ भी रिडक्शन किया, इट शुड बी RCH2NH2। भाई कार्बन तो एक रहेगा ना, मैंने बीच से कार्बन हटा दिया था, कार्बन तो एक रहेगा, तो फाइनल आंसर शुड बी दिस। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है, DMF को देखकर, दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सर ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है, और ये साहब अच्छे हैं, दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सर ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट माना जाता है, दिस इज पोलर बट एप्रोटिक। और ऑब्वियस है कि सर ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि SN2 को प्रमोट करता है। सर हमें पता है सर, SN2 रिएक्शंस एप्रोटिक मीडियम में कराई जा सकती हैं, प्रोटिक मीडियम में SN2 कराना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोटिक मीडियम में सर प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स को चबाने लगते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को खाने लगते हैं। सर तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को गवर्न करती है। सर आप न्यूक्लियोफाइल को चबाना शुरू कर देंगे तो रेट खराब हो जाएगा। सर न्यूक्लियोफाइल को छोड़ दीजिएगा, ऐसे में मीडियम प्रोटिक मत लीजिएगा। यानी जनरली कहा जाता है ये प्रोटिक मीडियम ठीक है सर, अपोलर है ठीक है, ए प्रोटिक मीडियम लीजिएगा। तो सर DMF है, DMSO है, तुमने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है DMSO, ये भी सर हमारा SN2 की तरफ इशारा करता है। इनफैक्ट सर DMA है, डाई मिथाइल एसिटामाइड, सर ये भी हमारा SN2 की तरफ इशारा करता है। ये सब वो लोग हैं जो हमारे SN2 की तरफ इशारा करते हैं।
हैं। तो ठीक है सर, अगर आपने SN2 करानी है और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो सर पीछे से धक्का मारिए, सामने से आई को निकाल दीजिए। तो सर धक्का वहीं क्यों मार रहा है, फ्लोरीन को क्यों नहीं निकाल देते? कैसे निकाल दे, कितनी बार बताएं, ऐसे कैसे निकाल दे सर? इनके बीच में पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और धक्का कहां मारेंगे सर? SN2 sp2 कार्बन पर सामने से अटैक करना भी तो अभी तो बताया था मुश्किल हो जाता है सर। बात समझिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ ठीक है सर, फिर ऐसे में तो निकाल पाना आसान है उस आदमी का जो कि बेंजाइलिक पोजीशन पर लगी है, जो बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन शो कर सकती है। तो सर धक्का मारिए, आई को निकालिए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाइए, आंसर ए ले जाइए। क्योंकि इस केस में जिस डायरेक्शन में आई है उसकी उल्टी डायरेक्शन से अटैक होना चाहिए। और फाइनली द आंसर शुड बी SPH, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो पैरा जो लगा था उसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट में शो करे। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। और सर ये देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। अब कार्बोकेटायन SN1 के बारे में अगर आप बात करें तो SN1 रिएक्शन सर 2 स्टेप की रिएक्शन है, होती यूनिमॉलिकुलर है सर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट 2 स्टेप में। बड़ा अच्छा है। SN2 जो है वो सिंगल स्टेप बाय मॉलिकुलर, वो एक स्टेप में होती है 2 मॉलिकुलर रिएक्शन। SN1 2 स्टेप में होती है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। समझ रहे बात को? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसमें आपके पास जो RX होता है, सबसे पहला स्टेप जो आपका RDS है, जिसको आयनाइजेशन स्टेप कहते हैं, सबसे पहले ये कार्बोकेटायन बनाता है, और इस कार्बोकेटायन पर उछलकर न्यूक्लियोफाइल आगे से और पीछे से दोनों तरफ से धक्का मारकर RNU बना देता है। अगर ये R कायरल हो तो यहां रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा, अगर ये R कायरल नहीं है तो सर रेसमाइजेशन की ऐसी की तैसी कार्बोकेटायन बनेगा, धक्का लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सर रेसमाइजेशन इन्वर्जन का नाम मत लीजिएगा बस। क्लियर है? तो चलिए सर इस स्टेप में बोलते हैं, सिंस दिस RDS प्रोसेस, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, और सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन हमारा जो कि फास्ट स्टेप है वो कम होना चाहिए। तो देख के लगता है सर इसमें बहुत आसान है कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कर्व होना चाहिए। ये तो कंफर्म सर, इसके 2 स्टेप्स होने चाहिए, एंड दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, जिसमें जो इंटरमीडिएट है सर वो है ये हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। दिस इज कार्बोकेटायन। यानी किसी भी इस तरह के एनर्जी प्रोफाइल में जो ऊपर के गड्ढे होते हैं, ऊपर की जो पीक्स होते हैं, दे आर ट्रांजिशन स्टेट्स, और जो गड्ढे होते हैं दे आर इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये इंटरमीडिएट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और आप देख लीजिए सर फर्स्ट स्टेप की जो आयनाइजेशन, फर्स्ट स्टेप की जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन काफी कम भी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप है। और सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन कम है सर, ये फटाफट भागेगा। सो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो अल्टीमेटली जो कर्व दिखाई देता है वो पहला कर्व ही है जो ठीक लगता है, जो कि SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही कर्व SN2 के लिए बनाया गया होता तो मुझे लगता है सर उसमें तो एक ही स्टेप में होता है पूरा खेल। तो ये 2-2 चोंचे जो आपने बनाई हैं इनकी जरूरत ही नहीं सर, ऐसे करके खींच दीजिएगा जैसे यहां खींचा गया। तो सर ये कर्व मुझे ठीक लगता है सर, ये कर्व SN2 के लिए हो सकता था, और SN2 के लिए भी ये जो ऊपर की तरफ गड्ढा बनाया गया है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट सर, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी होगी, ये प्रोडक्ट साइड की एनर्जी होगी। लेकिन ये सर रिप्रेजेंटेशन SN2 का होना चाहिए, ये SN2 का एनर्जी प्रोफाइल माना जा सकता है। बट अगर आप SN1 की बात करते हैं तो सर ये ठीक है, ये जितने 2-2 गड्ढे हैं, लेकिन अब दोनों गड्ढों में सर देखिए ये वाला क्यों गलत कर दिया, इसलिए गलत कर दिया, इसका तो सेकंड एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। अगर सेकंड एक्टिवेशन ज्यादा है तो क्या सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होता है? नहीं 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 सर, गड़बड़ हो गया, पहला एक्टिवेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप। क्लियर है ना? और आगे चलते हैं। ये भी एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया, इसमें बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। इसको भी एक बार अपने आप सोच के देखते हैं कि अब कैसे करना है। तो बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया है, थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तो समझ में आएगा। इसमें ऐसा लगता है जैसे OTS इज हमारा लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, टोसाइलेट आयन। वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो सर ये हमारा टोसाइलेट आयन है, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, और यही जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सर ये साइनाइड आयन है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें थोड़ा सा अगर अकल लगाई जाए तो सोचा जा सकता है। सोचिए कैसे करना है। सवाल तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे साइनाइड अटैक करके OTS को हटा रहा है। देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि साइनाइड जो है वो अटैक करके OTS को हटा रहा है। तो फिर ऐसे में तो सर सोचना क्या है फिर तो, सर ये अब साइनाइड अटैक करेगा
और ओटीएस चला जाएगा, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब कहने वाले ये कह रहे हैं नहीं, आंसर तो सर इसका अब दोनों ही आता है, ए और बी। हमने कहा बी मतलब ये, हाँ, तो ये कैसे हो सकता है सर? कारल नहीं, ये जो मार्क्ड कार्बन है आपका, मार्क्ड कार्बन समझते हो ना? मार्क्ड कार्बन का मतलब है एक ऐसा कार्बन जो कि जिसको आपने मार्क कर रखा है। सपोज दिस इज कार्बन 14, कुछ भी ले लेते हैं। सो दिस इज माई मार्क्ड कार्बन, इसको आप मार्क्ड कार्बन बोल दीजिए, मार्क्ड कार्बन। तो ये जो आपका मार्क्ड कार्बन है सर, ये अंदर की तरफ है। साइनाइड जो है वो बाहर अटैक करके ओटीएस को हटाएगा। समझ रहे बात को? यानी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि साइनाइड यहां धक्का मारेगा कार्बन पर और ये ओटीएस यहां से लीव कर जाएगा। तो सर कार्बन पर साइनाइड आएगा, मार्क्ड कार्बन पर तो अटैक ही नहीं हो रहा है, तो साइनाइड कभी मार्क्ड कार्बन पर आ ही नहीं सकता। तो ये साइनाइड मार्क्ड कार्बन पे कैसे आ गया सर? और बड़े मजे की बात क्या, आपका जो मार्क्ड कार्बन था वो पहले इधर की तरफ था, वो उधर कैसे चला गया? ये क्या कमाल कर रहे हैं आप? ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? मार्क्ड कार्बन अंदर की तरफ है, आपने उसको बाहर कर दिया, ऐसा थोड़ा ना होता, ये थोड़ा ना चलता। समझिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब हम थोड़ा सा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में समझें। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही जो हमारा अपना लीविंग ग्रुप है उसको हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ही हटा दे। समझिए, यानी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की वजह से मेरा लीविंग ग्रुप नहीं निकल रहा है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की वजह से मेरा लीविंग ग्रुप निकल रहा है। ऐसे प्रोसेस में जिसको आप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, यानी बाहर के आदमी ने नहीं अटैक करके निकाला, अंदर के आदमी ने धक्का मार के तुम्हें बाहर निकाल लिया। इसका मतलब मेरा नेबरिंग ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। हाँ, उसके बाद अब बाहर वाला आकर जिसने धक्का मार के तुम्हें निकाला था, अब वो बाहर वाला आके तुम्हें धक्का मार के बाहर निकालेगा। यानी समझ रहे, पहले अंदर ही अंदर मैं खेलूंगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए, फिर वो बाहर वाला खेलेगा मुझे बाहर निकालने के लिए। दिस इज टू स्टेप प्रोसेस। समझ रहे बात को? ये दो बार होने वाला सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है, जिसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नाम से जाना जाता है। यानी अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा अलग से समझना चाहूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो कंपाउंड कुछ ऐसा दिया गया है। ये कंपाउंड है जिसमें ये CH2 है, ये CH2 है और ये आपका लीविंग ग्रुप है, कुछ भी ले लेते हैं, दिस OTS। ठीक। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सर ये वाला जो कार्बन है ये आपका मार्क्ड कार्बन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। चलिए मार्क कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस रिएक्शन का आंसर कैसे लिखा जाए साइनाइड से जब आप रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, साइनाइड का नंबर तो बाद में आता है, पहले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अपना गेम खेलता है। कैसे खेलता है सर? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अपना गेम खेलता है और इस लीविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकाल देता है। इस पूरे खेल में जो सबसे पहला होता है वो ये बनता है। जरा समझना बात को। और ये आपका मार्क्ड कार्बन। अब क्या होगा सर? बाकी सब जैसा है वैसा है, जैसा था। यहां डंडा है, यहां डंडा है। अब आप बताइए क्या करना है सर? वो तो हमने सुना है वो बाहर वाला भी न्यूक्लियोफाइल था कुछ, उसको तो दिखाइए क्या करना है। ये आया बाहर वाला। अब वो बाहर वाला क्या कहेगा? कहेगा अरे भाई हमसे भी तो कुछ करवा लो। तो अब ये बाहर वाला क्या करेगा? रिएक्शन फास्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सर इस सिस्टम ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज की है। इस 3 मेंबर रिंग के स्ट्रेन की वजह से ये फटाफट अपनी एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करेगा। अब होगा कैसे सर? होने का तो एक ही तरीका समझ में आता है। ये साइनाइड सर यहां अटैक करता है अगर, तो ऐसे में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये साइनाइड यहां अटैक करता है तो ऐसे में ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब साइनाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसको अलग अलग देख लेते हैं एक बार। यानी इसको ऐसे करते हैं। हाँ, जब साइनाइड साइनाइड यहां अटैक करेगा तो ऐसे में जैसे साइनाइड यहां बॉन्ड अटैक करेगा वैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें आंसर क्या बनेगा? आंसर इस केस का बनेगा, जब साइनाइड इधर अटैक कर रहा था तो आंसर इस केस का बनेगा ये वाला। समझना जरा बात को। ये आ जाएगा, ये ऐसे 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 और यहां ऐसे ऐसे और यहां आ गया आपका साइनाइड, जिसमें मार्क्ड कार्बन कौन सा है सर? वही ये हम तो कह ही रहे थे आपसे ये आंसर बनेगा, आप जबरदस्ती इतना टाइम पास कर रहे हैं। नहीं नहीं सुनो तो, एक तो ये आंसर बना, एक और भी तो आंसर बनेगा। और दूसरा आंसर क्या बनेगा? दूसरा आंसर ये बनेगा जब साइनाइड जो है वो इस कार्बन पर अटैक करता और ये वाला बॉन्ड टूट जाता। बात तो सही है, ये भी पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता तो फिर आंसर कैसे बनता? अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस केस में सर बॉन्ड्स की सिचुएशन तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन अब साइनाइड इस कार्बन पर होता जिस कार्बन को आप मार्क्ड कार्बन कह रहे हैं। आप समझिएगा जरा बात।
नहीं, मतलब साइनाइड अब मार्क कार्बन पर होता, और वो मार्क कार्बन दिखाई कैसा देता, वो सही से देखना है। जो मार्क कार्बन हमें दिखाई देता वो मार्क कार्बन कैसा दिखाई देता, यानी ये अब इस कार्बन पर अटैक करता और अब साइनाइड यहां लगा होता जो कि आपका मार्क कार्बन होता। समझिए कैसे सर, देखिए ना, अगर आप यहां अटैक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन, कार्बन के बाद मार्क कार्बन और मार्क कार्बन के बाद साइनाइड। सर ये आंसर है, यानी अब ये दोनों आंसर आपको देखेंगे, देखने को मिलेंगे, और इसलिए इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनजीपी भी बोला जाता है। दिस इज एनजीपी, समझिएगा जरा बात। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब आप जैसे सवाल को देखें तो अब आपको समझ में आएगा, सर यहां पर नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन है, ओटीएस जो कि लीविंग ग्रुप है उसको साइनाइड ने नहीं हटाया सर, उसको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने हटाया, और फिर उस इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को किसने हटाया, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। सर ऐसे में आप दो बार रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं सर, आप ए भी बनाएंगे, आप बी भी बनाएंगे, और आपका फाइनल आंसर जो देखने को मिलेगा वो सीधी। क्लियर है? एंड दैट इज एनजीपी। समझना इसको आराम से, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन का रेट निकालना है सर, बहुत बार बात हो चुकी है। अगर आप SN1 की बात करते हैं तो यहां प्लस आ जाएगा, इस Cl को हटाएंगे यहां प्लस आ जाएगा, इस Cl को हटाएंगे यहां प्लस आ जाएगा, और इस Cl को हटाएंगे यहां प्लस आ जाएगा। ये वाला Cl जो है वो गाली गलौज करेगा, ये वाला Cl भी गाली गलौज करेगा, और जो सबसे खुश होगा वो ये वाला होगा। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लस M और प्लस R इफेक्ट ऑफ OMe ग्रुप। इस OMe ग्रुप का जो प्लस M इफेक्ट है, और साथ में NO2 का जो माइनस M इफेक्ट है, जो लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, Cl का डोमिनेटिंग माइनस I इफेक्ट जो लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, सर साफ समझ में आता है। सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन मेरा B है, उसके बाद सबसे घटिया कार्बोकेटाइन मेरा A है। B और A ही मेरा ऑप्शन है, जिसका आंसर C नजर आता है। बाकी हम बीच में चेक कर सकते हैं, यानी सबसे अच्छा बी है, उसके बाद डी है, फिर सी है, और सबसे लुटा हुआ आदमी ए है, क्योंकि सर SN1 जो है वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, और कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिएक्शन के रेट को गवर्न करती है, जिसमें सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन मेरा बी बनेगा। अब पुराना ऐसा लग रहा है जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, सिर्फ फर्क इतना है सर, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है क्योंकि SN1 है। ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट फिर वही वाली बात आती है, सर आप SN1 की बात करने जा रहे हैं, अगर आप SN1 की बात करने जा रहे हैं तो फिर आप कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, और कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ही रिएक्शन के रेट को गवर्न करेगी। सर Br हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, Br हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, Br हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, Br हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, Br हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए। सर देख के लग रहा है सबसे बर्बाद कार्बोकेटाइन जो हो सकता है वो फिफ्थ हो सकता है, क्योंकि सर sp2 हाइब्रिड कार्बन पर उस Br को हटाया जा रहा है जिसके साथ पार्शियल पाई कैरेक्टर था। बहुत मुश्किल है सर, ऐसे कैसे हटा देंगे आप? यानी इस फिफ्थ को सबसे खराब कार्बोकेटाइन माना जाना चाहिए। और जहां तक अच्छे कार्बोकेटाइंस का सवाल है, वो दो लोग जो लोन पेयर के बगल में बनते हैं, ओफ ऐसी खुशी मिलती है जिसका कोई इंतहा ही नहीं। यानी सर ये लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, ये लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन सर नाइट्रोजन का देने वाला रेजोनेंस की वजह से देने वाला इफेक्ट बेटर है। क्यों? क्योंकि सर जब वो देता है तो NP प्लस आ जाता है, तो उतना नहीं खींचता है जितना O खींचने लगता है, क्योंकि O जैसे ही देता है तो O पे प्लस आ जाता है, O पे प्लस आते ही वो थोड़ा सा विड्रॉ करने लगता है। यानी द डोनेटिंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू द डोनेटिंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन। सो अल्टीमेटली बेस्ट कार्बोकेटाइन विल बी फोर्थ देन फर्स्ट। सो द ऑर्डर शुड बी फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट। मुझे तो लगता है यही ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ सबसे अच्छा एक ही ऑप्शन है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन विल बी। क्लियर है? अगर आप इन दोनों में जरा सा भी डाउट कर रहे हैं तो डाउट की जरूरत ही नहीं है सर। ये माइनस आई इफेक्ट दूर से लग रहा है और ये माइनस आई इफेक्ट पास से लग रहा है। सेकंड विल बी स्लाइटली बेटर देन थर्ड, सॉरी थर्ड विल बी स्लाइटली बेटर देन सेकंड। व्हाई? बिकॉज यहां का माइनस आई ऑक्सीजन का इस प्लस को ज्यादा बर्बाद कर देगा। सर यहां माइनस आई देख रहे हैं और यहां रेजोनेंस देख रहे हैं, क्योंकि बगल में ना, समझो बात को, बगल में है तो प्लस आर डोमिनेट कर गया, और जैसे ही दूर हुआ तो इंडक्टिव, और इंडक्टिव ऑक्सीजन का हमेशा दुनिया जानती है माइनस आई होता है सर, परेशान करता है, लूट लेता है। समझो? क्लियर है ये? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
ये भी एक अच्छा सवाल पूछा गया सवाल था जिसमें कह रहे हैं कि एचबीआर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए ये तो एक तरह से देखा जाए ईथर का सवाल भी है और हाइड्रोकार्बन का भी सवाल है। इसमें अल्काइल लाइट तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता। एचबीआर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं इस ईथर की, तो ये हमें समझ में आता है जो सबसे पहला स्टेप बनना चाहिए, वो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, ये रिंग हो गई, यहां पर आ जाएगा OH, समझ रहे हो बात को, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद Br इस रिंग को ओपन कर देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा पहला स्टेप जो बनेगा वो ये बनेगा, यहां पर आ जाएगा ऐसे 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 और इधर लग जाएगा Br। क्लियर है सर? ये आपका स्टेप है पहला। उसके बाद आप सोडियम ईथर डालेंगे। अच्छा नीचे भी कुछ कुछ हो रखा है सर, नीचे है CH2 और Br। फिर आपने सोडियम ईथर डाला, अरे सर पता नहीं कैसे उस बड़े आदमी की याद आ गई जिसको वुड्स कहते हैं। सर ये वुड्स रिएक्शन है। सर वुड्स रिएक्शन है कैसे? सर ये देखिए Br है, यहां पर भी Br है। वुड्स रिएक्शन में क्या बताया गया था सर? ये भी हटता था, इधर से हटता था, एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा और ये दोनों ही रेडिकल जुड़ जाएंगे। सर थोड़ा सा देख लीजिए, अगर जोड़ पाए तो ये दोनों ही रेडिकल जुड़ जाएंगे सर, ये दोनों लोग आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा अब रिंग का साइज देखा जाए तो कैसा बनेगा? रिंग का साइज बनेगा सर देखिए ऐसा है, 1 2 3 4 5 और 6। सर 6 मेंबर रिंग बनेगी, एक ऐसी 6 मेंबर रिंग जिसमें एक तरफ OH भी होगा। तो सर एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसमें OH ग्रुप भी हो और उस OH ग्रुप के बगल में ये तो अच्छा ये दो ही ऑप्शन है। अच्छा वही मैं सोच रहा था, इनमें से तो मैच ही नहीं करेगा क्योंकि जो हमारा पहला वाला बनेगा वो क्या बनेगा जरा बताओ। ये तो गलत ही यार, इसका अगले ऑप्शन देखते हैं। जो पहला वाला बनना चाहिए यार, अगले ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे लगता है भाई इसी में हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। सही क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा पहला आंसर बनेगा, पहला इसका ये अगला ऑप्शन शायद आगे कहीं होगा, हो सकता है ये सवाल मैंने कहीं से लिया हो। अब तुम अभी कर लेते हैं, आगे कहीं ऑप्शन आएगा तो चेक कर लेंगे। तो जो मुझे समझ में आ रहा है हम इसके अगले ऑप्शन अपने आप ही बना लेते हैं यार। तो ये बन गया हमारा कुछ इसके अगले ऑप्शन, यानी जो पहला आंसर है वो तो ठीक है सर, जो पहला आंसर बन रहा है वो तो ठीक है क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वो तो यही बनेगा। ठीक, दूसरा जो बनेगा वो ये है कि एक आंसर जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, फाइनली जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, एक OH आ जाएगा, OH के साथ एक 6 मेंबर रिंग आ जाएगी। जरा तुम समझ पा रहे हो तो समझो जरा, OH के साथ एक 6 मेंबर रिंग आ जाएगी और इस 6 मेंबर रिंग के साथ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए यार। मुझे लगता है यही एक ऑप्शन जो है वो सही लगता, क्योंकि दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों रेडिकल जुड़ के अपना आंसर बना देंगे। इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, एक 6 मेंबर रिंग के साथ ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब बी शुड बी दिस एंड ए जो आपने बनाया, तो दिस विल बी ए एंड दिस शुड बी बी। तो आगे कहीं ये सवाल अगर इसका ऑप्शन कहीं छूटा हुआ मिलेगा तो हम चेक भी कर लेंगे एक बार। ठीक, वुड्स रिएक्शन का सवाल था, इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? अरे सर फिर से वो AgNO3 आ गया। अच्छा Cl को लेके भागोगे कार्बोकेटायन बनाओगे, तो सर सबसे पहले चेक कर लेते हैं। Cl को लेके भागेंगे कार्बोकेटायन बनाएंगे, Cl को लेके भागेंगे कार्बोकेटायन बनाएंगे, Cl को लेके भागेंगे कार्बोकेटायन बनाएंगे, Cl को लेके भागेंगे कार्बोकेटायन बनाएंगे। सर साफ समझ में आता है डी वाले ऑप्शन में AgCl के प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं बहुत ही गंदी है क्योंकि NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटायन को लूट के बर्बाद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ सर सबसे ज्यादा संभावनाएं जो लगती हैं वो सेकंड और फर्स्ट में लगती हैं। सेकंड और फर्स्ट में सबसे अच्छा सेकंड में लगता है क्योंकि सेकंड में इस लोन पेयर का रेजोनेंस भी इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है और साथ ही साथ ये सिस्टम हमारा एक एरोमेटिक सिस्टम तो है ही। सर इसका मतलब ये हुआ ड्यू टू दिस एरोमेटिक सिस्टम एंड दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन द बेस्ट विल बी बी देन ए, सो दिस विल बी BACD। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, BACD। तो सबसे अच्छा बी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। ठीक है सर, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों तरफ से इंडक्टिव लग रहा है, ठीक है सर चलेगा। लेकिन ये तो सर बर्बाद हो गया सर, आपने NO2 के स्ट्रॉन्ग माइनस आई से कार्बोकेटायन को लूट लिया। सबसे खराब डी होना चाहिए वाया SN1 मैकेनिज्म। AgCl के प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं सबसे ज्यादा बी में दिखती। क्लियर है? और आगे बढ़िए, यहां क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन SN1। फिर वही सवाल आ गया, SN1 जब भी आता है क्या चेक करना होता है? कार्बोकेटायन, तो वही कर लो सर। लेकिन वही एक सर ये तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बातें हैं सर। ये देखिए Br निकला, यहां प्लस आ गया, ऐसे ही आपने यहां से Br निकाला, यहां प्लस आ गया, ऐसे ही आपने यहां से Br निकाला, यहां प्लस आ गया। सर अब सारे कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को अगर आप देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, अब इतना तो पढ़ा लिखे हैं ही आप कि आप चेक कर सके दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल ड्यू टू CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दैट इज प्लस H। कितने प्लस H? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से और साथ में साथ इंडक्टिव। तो सही है सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल है। साथ में यहां देखते हैं तो सर यहां तो कार्बोकेटायन बढ़ गया सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन के और साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां भी।
सर ये दोनों तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और देखें तो सर यहां पर देखें तो दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो सर ये 2 हाइड्रोजन्स जो है इन्वॉल्व होंगे। यहां पर देखें तो सर यहां पर फिर वही 3 तो यहां हाइपर अल्फा हाइड्रोजन है ही, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सो दिस इज ओनली 1 हाइड्रोजन। आप समझ रहे हैं, अल्फा कार्बन को ही चेक किया जा रहा है। ये अल्फा कार्बन sp2 के बगल वाला, ये sp2 के बगल वाला, ये sp2 के बगल वाला, सर ये sp2 के बगल वाला, ये sp2 के बगल वाला। तो जितनी भी अल्फा पोजीशंस हैं, उन अल्फा पोजीशंस पर जो भी आपका Br लगा है और जो भी आपका हाइड्रोजन लगा है, आप उसको काउंट कर रहे हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन दैट इज अ मेजर कंसर्न। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इन्वॉल्व है वो बी नजर आता है। तो आंख बंद करके मोस्ट रिएक्टिव बी को, और जहां तक सवाल है लीस्ट रिएक्टिव का, तो साफ समझ में आता है साहब ही हमारे लीस्ट होने चाहिए। समझिए बात, क्लियर है। इसी में मुझे लगता है एक सवाल अच्छा बन सकता था, मतलब सवाल अच्छा और बनाते तो इस सवाल को ऐसे कर सकते थे जिसमें एक ऑप्शन अगर इस तरह का डाल देते तो थोड़ा सा गलती करने की स्कोप बढ़ जाती, बल्कि मुझे लगता है शायद सवाल काफी अच्छा बन जाता, जिसमें एक तरफ ये CS3 लगा देते और एक तरफ ये CD3 लगा देते। अब ऐसे में सर ये सवाल और अच्छा बन जाता, क्योंकि अब आप क्या करते, अब आप फिर वही करते सर, एक तरफ से आपने जैसे करना था Br हटा दिया आपने, तो यहां पर भी सर ये Br हटा के कार्बोकेटाइन बना देते। तो होता क्या सर, होता वही जैसे अभी आप कर रहे थे कि सर ये देखिए 3H हो गए, बिल्कुल सही है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहां से भी आपके 3H की जगह 3D हो गए, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन। अब दिक्कत क्या है कि सर ये दोनों ही 3-3 है। अब यहां पर आप फंस गया मामला, कैसे सर, ये देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 हो गया, तो टोटल 6 हो गए, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, टोटल 6 हो गया। अब डिसाइड कौन करेगा सर, डिसाइड ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन ही करेंगे, बाकी सब तो कॉमन है सर। अब ड्यूटीरियम क्या बोलता है, ड्यूटीरियम कहता है कि अगर इंडक्टिव की बारी होती तो मैं जीत भी जाता, यानी प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट ऑफ CS3 से ज्यादा होता है, लेकिन जो प्लस H इफेक्ट CD3 का होता है वो कम होता है प्लस S इफेक्ट ऑफ CS3। सब लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, और मैं लिख तो ये रहा हूं कि इसको लर्न करना है, लेकिन मैं हालांकि मैं इसका रीजन तुम्हें बताता हूं, लेकिन आप इसको याद जरूर रखिएगा, आप समझिएगा। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट हो गई, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CH का ज्यादा अच्छा है, इंडक्टिव इफेक्ट ड्यूटीरियम का ज्यादा अच्छा है। व्हाई? बिकॉज ड्यूटीरियम इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से उसका फूकने वाला इफेक्ट या इंडक्टिव प्लस इफेक्ट वो बढ़ जाता है। लेकिन जब बात हाइपर कॉन्जुगेशन की आती है तो उसमें बॉन्ड टूटता है। आप समझ रहे हैं, C और H का बॉन्ड तोड़ते थे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते थे, इसी तरह से CD का बॉन्ड तोड़ते थे। तो सर ये जो CH और CD का टूटना है उसमें CH का टूटना आसान होता है, आप समझिए। यानी इंडक्टिव में कोई बॉन्ड नहीं टूटता, उसमें ड्यूटीरियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उसके आई इफेक्ट को बढ़ा देता। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में CH या CD के डंडे तोड़े जाते हैं। CH का डंडा टूटना आसान है, CD का डंडा टूटना बिकॉज ऑफ ड्यूटीरियम का साइज वो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से CD का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। समझिए, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में CD3 हार जाता है, लेकिन इंडक्टिव में CD3 जीत जाता है। लेकिन सर अब क्योंकि डोमिनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन है तो सोचना क्या है सर, जब सब कुछ बराबर ही है तो ड्यूटीरियम को हरा देंगे, तो ऐसे में फिर भी ये जीतेगा, फिर ये जीतेगा। समझिए बात को, अगर मुझे इन पांचों का ऑर्डर बनाना हो तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद वो 5 वाला आएगा, फिर उसके बाद ये 4 वाला आएगा, और सबसे फर्जी आदमी हमारा ये पहला आएगा। समझो बात को, मतलब अगर आप अकलमंदी से सवाल करना चाहें कर सकते हैं, वो सवाल ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा जब वो ड्यूटीरियम को भी यूज करेगा। तो हमें इस बात को याद रखना है, इंडक्टिव ड्यूटीरियम का भले ही अच्छा हो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ड्यूटीरियम का खराब है बिकॉज उस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन है, और बॉन्ड डिसोसिएशन CH का आसान है एज कंपेयर टू CD। समझ रहे बात को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करके 70% रेस्माइजेशन। ये 70% का मतलब क्या है? 70% का मतलब है इन्वर्जन भी हो रहा है और रेस्माइजेशन भी हो रहा है, यानी SN1 SN2 दोनों ही साथ साथ चल रही है। ठीक, तो अब ऐसे में 70% रेस्माइजेशन का मुझे मतलब है, अगर टोटल 100 लोग हैं तो उसमें से 35 लोग जो है वो हमारे R कॉन्फ़िगरेशन के लोग हैं, मान लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए, R कॉन्फ़िगरेशन के लोग हैं, और 35 जो लोग हैं वो हमारे S कॉन्फ़िगरेशन, इसी को तो रेस्माइजेशन कहते हैं, S कॉन्फ़िगरेशन के लोग। बिल्कुल सही है। तो सर ये तो 70 हो गया, बाकी के 30 क्या हो रहे हैं? बाकी के 100 में से जो 30 लोग हैं उनका क्या हुआ? तो देखिए, अगर रेस्माइजेशन ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि SN1 का कंटेंट ये है, 100 में से 70 लोगों पर SN1 हुई, तो 30 लोगों पर क्या हुआ सर? 30 लोगों पर SN2 हुई। इसका मतलब ये हुआ सर 30 लोग तो पहले ही इन्वर्ट हो चुके हैं।
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन आर कॉन्फ़िगरेशन का है, सपोज दिस इज कायरल कार्बन, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन इसका आर कॉन्फ़िगरेशन का है तो 35 लोग आर बनेंगे, 35 लोग एस बनेंगे, जिसमें से 30 लोग पहले ही इन्वर्ट हो चुके होंगे, यानी ये लोग पहले ही इन्वर्टेड हो चुके होंगे। यानी कैसे का कहने का मतलब क्या हुआ सर, एक तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है 2 क्लोरोब्यूटेन का, अगर मैं ये कहूं कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 क्लोरोब्यूटेन का, सपोज ऐसे अज्यूम कर लेता हूं कि 2 क्लोरोब्यूटेन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है मान लीजिए आर, सपोज दिस इज सपोज आर, सपोज करते हैं यार, तो अगर ये आर है तो क्या होगा सर, आर का में से जो 30 लोग हैं वो पहले ही एस बन चुके हैं, यानी दिस इज इन्वर्टेड, क्या बन गया ये एस, समझिए, और बचे जो 70 लोग हैं वो 35 आर बन गए, 35 एस बन गए, दैट इज रेशमाइजेशन। यानी कुल मिलाकर वो पूछता है कि कितने परसेंट इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे सर, एक तो आर का एस कितना कितना दिखाई देता है, एक तो 35 दिखता है, दूसरा सर आर का एस हमें दिखता है 30, सर कुल मिला के देखा जाए तो मुझे 30 और 35 65 लोग जो ऐसे हैं जो इन्वर्टेड दिखाई देते हैं, तो 100 में से 65 मतलब 65% आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, यानी सेंटर 70% रेशमाइजेशन मींस 35 और 70% रेशमाइजेशन का मतलब है 30% पहले इन्वर्जन हो चुका, तो उस 35 और 30 मिलाकर टोटल इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको 65 देखने को मिलेगा। क्लियर है? और एक सवाल ले लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं, एजीसीएन एनएसीएन सारी दुनिया जानती है सर, 2 डिग्री हेलाइट्स, अगर 1 डिग्री हेलाइट्स या 2 डिग्री हेलाइट्स की आप बात करते हैं तो एजीसीएन के लिए साफ कहा जाता है, एजीसीएन एक ऐसा आदमी है जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से, हार्ड बेस से ही रिएक्शन पर अटैक करने की, कार्बन पर अटैक करने की कोशिश करता है। अगर रिएक्शन SN1 पाथ फॉलो कर रही है तो ऐसे में नाइट्रोजन ही अप्रोच करता है, यानी एजीसीएन हमेशा कोशिश करता है कि हार्ड बेस, उस एम्बिडेंट न्यूक्लियो फाइल का हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ जोड़े, और एजी की प्रेजेंस कोशिश करती है कि अटैक करने वाली जगह जो है वो हार्ड एसिड हो, यानी बहुत ज्यादा संभावना है कि कार्बोकेटायन बने और उस कार्बोकेटायन पर जाकर साइनाइड का हार्ड बेस जाके जुड़े, और साइनाइड का जो हार्ड बेस है वो नाइट्रोजन है, इसलिए चांसेस है कि नाइट्रोजन जाके अटैच हो उस कार्बन की चेन के साथ। और जब NaCN लिया जाता है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि उस केस में कार्बन का जो बेस साइट है, दैट इज सॉफ्ट बेस की जो साइट है वो जाके अटैच करे। यानी ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हार्ड HSAB थ्योरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और इनका कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से जरूर रिवाइज कर लेना। हम लोगों ने इसको कहीं कहीं अलग अलग डिस्कस किया है, तुमने क्लासेस में भी किया है, हम लोगों ने इसको मंजिल में भी के लेक्चर्स में भी डिफाइन करके समझाया है, तो तुम चाहो तो इसको कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाना कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से हम कार्बन का अटैक और नाइट्रोजन के अटैक में किसका अटैक कब कराते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता। तो सवाल लेकिन आसान, ये भी देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, हमने बात की थी NaSH में जो न्यूक्लियोफाइल है सर वो SH माइनस है, बड़ा खूबसूरत बड़ा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है सर, ऐसा लगता है SH माइनस धक्का मार के Cl को निकालने जा रहा है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करने जा रहे हैं सर, आप SNAR2 करने जा रहे हैं। जैसे ही आप ये बात करेंगे आपको मेरी पुरानी बात याद आएगी और एक खोपड़ी बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि ये कैसे पॉसिबल है, गलत बातें मत करो, गलत बातें मत करो। क्यों ना बल गलत बात करें, क्यों सर, आपने बताया था कि SH माइनस धक्का मार के Cl को जब भी ये काम करेगा सर ये SNAR2 में कार्बेनाइन बनेगा, उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जिसको आपने SNAR2 बोला था, उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगी। सर अरे भाई उसके लिए तो ऑर्थो या पैरा पर विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ना, CH3 लगाकर कार्बेनाइन कैसे अच्छा बनेगा। इसका मतलब युवा सर ये आप बिल्कुल समझ जाइए रिएक्शन की कोई संभावनाएं मुझे नजर नहीं आती। हां यहां NO2 होता तो सर SH माइनस Cl को रिप्लेस कर देता वाया कार्बेनाइन मैकेनिज्म जिसको SNAR2 के नाम से जाना जाता। क्लियर है मेरी बात? बड़ा आसान, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोग अब इस बात को समझेंगे कि सर देखिए ये Cl है, इस कार्बन पर चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो सर Cl निकालना आसान होता है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर अब कितनी बार बताऊं सर, ये देखिए Cl जो है ये पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है सर, ये यहां से बिल्कुल नहीं निकलना चाहेगा, बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से करते हैं सर, ये SN1 तो कभी कर ही नहीं सकते, SNAR2 भी सिर्फ तभी करते हैं जैसा भी मैंने बताया था जब पैरा पर या ऑर्थो पर NO2 या स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर लगाओ। सर ये CH3 VH3 टाइप के लोग जो वैसे ही तेजी से देने वाले लोग हैं सर, ये SNAR2 कभी प्रमोट नहीं करते। क्लियर है? चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बार कह रहे हैं कि भाई ऑर्थो ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ऑर्थो
ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या करती? ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन क्या करेगी भाई? ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो अगर आप एक इक्विवेलेंट मैग्नीशियम लेते हैं तो वो क्या कर सकती है, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो क्या लगता है सर? देखिए ऐसा है, मुझे जो लग रहा है कि एक जो कंपाउंड आप ले रहे हैं वो कंपाउंड कुछ ऐसा है, यानी जो लिया जा रहा है वो ये ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, सर ये लिया गया। अब मैग्नीशियम की प्रेजेंस में अगर आप कुछ करना चाहें तो क्या करना है? तो देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि जो मैग्नीशियम होगा वो सबसे पहले तो बी आर को ही हटाएगा, क्योंकि बी आर का हटना रिलेटिवली इजियर होगा बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो और कार्बन का साइज छोटा है, तो ये जो ब्रोमीन और कार्बन की पार्शियल पाई ओवरलैपिंग है ये काफी कमजोर मानी जाएगी। फ्लोरीन और कार्बन तो पीपी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेंगे, इसलिए सर चांसेस है कि बी आर यहां से हट जाएगा और ऐसे में सर आपका ग्रिग्नार्ड तैयार हो जाएगा। ये माइनस आ जाएगा सर, यहां फ्लोरीन आ जाएगा और ये आपका मस्त। ऐसे में देखा जाए तो सर मुझे ऐसा लगता है ये फ्लोरीन भी यहां से निकल आएगा और अब आपको एक बेंजाइन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। दिस इज बेंजाइन, समझिए बात। और ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है सर, इसके बारे में ये बोला जाता है दिस इज एन इंटरमीडिएट, एरोमेटिक इंटरमीडिएट। लेकिन इसके लिए ये बोला जाता है कि ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसको आप बेंजाइन कह रहे हैं, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बड़ा ही रिएक्टिव है। अगर इसको कोई न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ये आपस में जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है, सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, बेंजाइन इंटरमीडिएट एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होता तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये आपस में ही जुड़कर एक बाइफिनाइल सिस्टम तैयार कर लेते हैं। यानी ये आपस में ही जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ने के बाद एक बाइफिनाइल ग्रुप, यानी एक बाइफिनाइल सिस्टम जैसा, यानी दो बेंजीन सिस्टम जैसे तैयार कर लेते हैं। आप समझिए। तो मुझे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, अच्छा सवाल है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा और इस बेंजाइन के बाद वो बेंजाइन अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होता तो ठीक है, नहीं है तो बेंजाइन आपस में जुड़कर एक बाइफिनाइल सिस्टम तैयार कर लेगी। यानी कभी कोई कहे कि बर्तन में बेंजाइन टहल नहीं है तो आप कहिएगा पागल हो गए हो, बेंजाइन कभी टहल ही नहीं सकती, क्योंकि दो दो बेंजाइन आपस में जुड़कर इस बाइफिनाइल सिस्टम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, इसमें भी देखिए यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और वो जो है वो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से, यानी अगेन दिस द बल्की बेस। हालांकि मुझे ये मतलब नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट ये कि बल्की बेस है तो सर मेजर हॉफमैन ही होगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है। तो वो कह रहा है कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में बोला जा रहा है कि अगर आप उसको जिसको आप हाइड्रोजिनेट करें तो हाइड्रोजिनेशन के बाद आप 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी बनाते हैं। हाइड्रोजिनेशन के बाद आप 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन तैयार करते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर हाइड्रोजिनेशन के बाद 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनानी है तो ठीक है सर। तो अब ये तो क्लियर है सर, अगर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात करें तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऐसा होता है। अब आप थोड़ा सा खुद अकल लगाइए, ये आदमी हाइड्रोजिनेशन के बाद आ रहा है तो ये दोनों लोगों से, वो कह रहा है दो अलग अलग एल्कीन्स हैं, उन दोनों से ये बनेगा। तो अब आप सोचिए डबल बॉन्ड कहां हो सकता है सर? दिस इज क्वाइट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड होने की सिर्फ दो ही पोजीशंस है सर। अगर आप यूनिक पोजीशंस की बात करें तो या तो डबल बॉन्ड यहां हो सकता है या डबल बॉन्ड सर यहां हो सकता है। आप समझिए, क्योंकि यही वो दो पोजीशन है जो यूनिक पोजीशन है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्योंकि सर अगर कोई ये कहता है डबल बॉन्ड यहां होगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इसी की तरह है ना, दे बोथ आर सेम। मेरी बात समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यानी मेरे पास एक्चुअली दो ही डबल बॉन्ड्स की सिचुएशन है और ये दो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैं एक बार बना के भी देख लेता हूं। वो जो डबल बॉन्ड जो बन रहा है वो डबल बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? इनको दो अलग अलग डबल बॉन्ड ले लेता हूं मैं। ये हमारा सी था, ये भी सी है, ये भी सी। तो मैं दो अलग अलग डबल बॉन्ड्स ले लेता हूं। एक डबल बॉन्ड ये ले लेते हैं जहां पर जिससे ये बन सकता है सी सी सी, डबल बॉन्ड सी सी सी। एक ऑप्शन है सी 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 सी, डबल बॉन्ड सी सी। सर ये दोनों है, इन दोनों को अगर आप हाइड्रोजनेट करेंगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल सही। अब ये बताइए ये दोनों एल्कीन कैसे बनी होंगी? वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्ट करके ये वाली एल्कीन और ये वाली दोनों बना सकता है? सर बीच में सी लगा दीजिए, खत्म हो गया सवाल। यानी सर ये आंसर हो जाएगा सी 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 सी
सी और एक जगह Cl लगा लिया सर। दिस विल बी द आंसर। कैसे सर? इसका जब आप पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सर डबल बॉन्ड उधर भी आ सकता है, इधर। वो अलग बात है सर, मेजर प्रोडक्ट बाहर वाला बनेगा बिकॉज दिस इज अ बल्की बेस। हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट सर। इसका मतलब डबल बॉन्ड बाहर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड अंदर भी आ सकता है। तो यही वो अल्काइल हैलाइड है जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने के बाद दो एल्कीन्स बनाती है, जो हाइड्रोजिनेशन से सेम प्रोडक्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाती है। दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझिए बात। तो यार इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल सही है, सी। अब ऐसे में देखो ना, ऑप्शन से भी पता चल रहा है, जैसे Cl हटेगा तो यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है। अब इन दोनों का डबल बॉन्ड का रिडक्शन आपको क्या दे देगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप लीविंग ग्रुप की एबिलिटी को कंपेयर करिए। तो सर बड़ा आसान है सर। लीव वो आसानी से करेगा जो लीव करने के बाद जिसके ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल, तो वही आसानी से लीव करेगा। जिसके लिए बोलते हैं वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। जो जितना बेस वीक होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। बेस वीक कब होगा? जब उसका जो निगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जब वो डीलोकलाइज्ड होगा, तो वो बेस भी कमजोर होगा लेकिन लिविंग ग्रुप अच्छा माना जाएगा। तो सर इसमें मुझे सबसे अच्छा आदमी देखने को लग रहा है वो फोर्थ लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली शक्ल इसकी देखने में तो कैसी भी लग सकती है, लेकिन ये देखने में ये ऐसा है। दिस इज CF3, वेरी गुड लिविंग ग्रुप सर। इसके बाद जो नंबर आता है वो देखने में ये लगता है। आप समझिए बात को। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि CF3, देखिए इन दोनों में कॉमन तो चीजें हैं ही सर। कॉमन चीजें क्या है? कॉमन चीजें तो वो हैं ही, यहां पर O पर माइनस है और यहां पर O पर माइनस है। तो कॉमन चीजें तो वो है ही कि सर रेजोनेंस तो चल ही रहा है सर। देखिए इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, 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 वो तो सब चल रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है सर, यहां पर जो है ये मिथाइल जो लगा हुआ है, ये मिथाइल गड़बड़ कर रहा है। ये जो मिथाइल है इसका इंडक्टिव परेशान कर रहा है और इसके CF3 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। बाकी बचे सर OAC और OMe में तो हम सब समझते हैं। जो OAC है दैट इज एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन स्टेबल है ड्यू टू इक्वी एनर्जी रेजोनेंस सर। तो ये तो बढ़िया हो गया। और OMe तो बहुत ही फर्जी हो गया सर। OMe में तो कुछ है ही नहीं, ये कहीं से भी अच्छा लिविंग ग्रुप दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा और उसके बाद फर्स्ट और फिर सेकेंड, यानी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड का ऑप्शन बी हो। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये बेंजाइन मैकेनिज्म है। टेम्परेचर तुम्हें पता होना चाहिए, टेम्परेचर तुम्हें याद करना है। मुझे लगता है बहुत आसान है। काफी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर डाउस प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार देखने को मिल चुका है। एंड द डाउस प्रोसेस, पहली बात तो ये याद करके जाना है कि इसका टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन क्या है। तो मुझे लगता है 623 केल्विन 300 ATM, ये एक तगड़ी प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन होगी। और साथ ही साथ जो याद करके जाना है वो ये कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो इसको चुपचाप ये याद कर लेते हैं, द मैकेनिज्म इज बेंजाइन मैकेनिज्म। और तुम्हें याद होगा इसकी मैकेनिज्म भी तुम्हें बताई गई है। बहुत आसान सी मैकेनिज्म है जिसमें क्या बोला गया था कि सर देखिए ऐसा है, यहां Cl होगा, अगर आपने हाई टेम्परेचर पर OH माइनस डाला है तो ये OH माइनस सर एक तरफ से H को, एक तरफ से Cl को हटाकर सबसे पहले बेंजाइन बनाएगा। और अभी आपने क्या बताया था बेंजाइन के बारे में? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन सर यहां न्यूक्लियोफाइल है सर, यहां OH माइनस है सर, ये OH माइनस जाकर वापस जुड़ जाता है और ये फाइनली प्रोडक्ट आपको फिनॉल देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर वाया बेंजाइन मैकेनिज्म आपको फिनॉल देखने को मिलता है। डाउस प्रोसेस के नाम से ये बात जानी जाती है। ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है C7H6Cl2 और वो कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी OH माइनस ने जब रिएक्शन की तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है। और मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर ऑक्सीडेशन।
तो एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर ऑक्सीडेशन के बाद क्लोरीन बचा है तो क्लोरीन रिंग से लगा होगा। मुझे लगता है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही हो सकता है। आप थोड़ा सा अकल लगाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? एजीसीएल के साथ आप रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? सीएल को लेके भाग जाइए, एजीसीएल बनाएंगे ही बनाएंगे AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद, बिल्कुल ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी आप रिएक्ट करते हैं? हाँ करते हैं, और इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एक क्लोरीन अभी भी बचा हुआ है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, यानी तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों सीएल को नहीं हटा पाया, यानी एक सीएल ऐसा है जो रिंग के साथ लगा है, जो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, जो OH को आने नहीं दे सकता। बात हो चुकी है सर, वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो सर एक ही ऑप्शन बचता है, रिंग से लगा सीएल एक है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें एक रिंग से लगा हो और एक रिंग से न लगा हो। सर यही एक ऑप्शन है, रिंग से न लगा हो इसलिए चाहिए ताकि आप AgCl बना सकें, और रिंग से लगा हो इसलिए चाहिए ताकि आपको ऑक्सीडेशन के बाद भी और NaOH रिएक्शन के बाद भी Cl दिखाई दे। समझे बात को? देखिए ये भी एक आसान सा अच्छा सवाल है। कहना ये चाह रहे हैं कि QH के साथ, एक्वस QH के साथ रिएक्शन है सर, Cl हटाना है सर। अब तो साफ दिखाई देता है, जहां जहां से आप Cl हटा पाएंगे आप तो ये काम कर लेते हैं सर। तो देखिए अब वैसे तो देखने से लग रहा है कि एक्वस QH है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप SN1 रिएक्शन प्रोसीड करें। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या ध्यान रखनी है? अब एक तो ये कि जहां जहां से Cl हट सकता है, तो जो याद रखना है या ध्यान रखना है वो ये कि जो हमारे ब्रिज हेड्स होते हैं, दिस इज ब्रिज हेड, समझिएगा, जहां से तीन रास्ते निकलते हैं। तीन रास्ते कौन कौन से हैं आप देखिए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये निकला, और एक रास्ता ये निकला है सर। ये तीन रास्ते हैं। तो ब्रिज हेड से जो तीन रास्ते निकलते हैं उनके जो जंक्शंस हैं उनको ब्रिज हेड्स कहा जाता है। दे आर ब्रिज हेड्स। आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज ब्रिज हेड, इसे ब्रिज हेड कहते हैं। और ब्रिज हेड्स के लिए बोला जाता है नेवर sp2। ये sp2 कभी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सर ये प्लेनर हो ही नहीं सकते, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये कभी प्लेनर बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये ब्रिज हेड अगर sp2 नहीं हो सकते तो ये वाला Cl रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये Cl नहीं हटाया जा सकता यहां से, ये Cl भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अगर आप Cl को यहां से हटाएंगे तो यहां कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा जो कि sp2 हो जाएगा सर। पीछे से अटैक करना भी मुश्किल है, SN2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि सर पीछे पेड़ जैसे तीन रास्ते निकले हुए हैं। तो यानी ये Cl रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये Cl रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो अब कराए कौन कौन से जा सकते हैं सर? देखिए ऐसा है, एक ये Cl भी रिप्लेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर वो डबल बॉन्ड से अटैच है। और एक ये Cl भी रिप्लेस नहीं हो सकता। क्यों? चाहे SN1 ले लो चाहे SN2 ले लो सर, ये SN1 SN2 किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं हो सकते। तो बचा क्या सर? एक तो ये वाला Cl रिप्लेस हो सकता है, बात तो सही है, एक ये वाला Cl रिप्लेस हो सकता है, एक ये वाला Cl रिप्लेस हो सकता है, एक ये वाला Cl रिप्लेस हो सकता है, और एक ये वाला Cl रिप्लेस हो सकता है। कुल मिला के ये 4 Cl रिप्लेस हो सकते हैं। तो जब दोनों Cl OH से रिप्लेस हो जाएंगे तो सर 2 OH आ जाएंगे, और 2 OH आते ही डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो यानी ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा, याद है, और इन दोनों Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे। लीजिए सर, आंसर ही आ गया। तो ये तो हमें लगता है इसका आंसर जो है डबल बॉन्ड O के साथ 2 OH और बाकी सारे Cl जो नहीं हो सकते। तो बहुत बढ़िया सर, सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत आसान। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही वाला बात है, मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, अब कितनी बार बताएंगे, अब तो याद भी कर लिया होगा। दिस इज बल्की बेस, और बात हो चुकी है, मोटा आदमी जो होता है वो अच्छे लीविंग ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करता है तो उस केस में वो लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन को ही खींच के निकाल पाता है। तो इस केस में तो दिमाग ही क्या लगाना सर, ये आदमी आएगा यहां से H को निकालेगा, Cl यहां से निकलेगी, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज नॉर्मल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन प्रोसेस, सीधा सीधा एक एल्कीन बन जाएगी जिसको 2 मिथाइल प्रोप 1 के नाम से जाना जाए। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये अच्छा सवाल है। इन द गिवन रिएक्शन ए के 2 मोल यूज किए गए। अच्छा, अब ये आप मिथाइल बेंजोएट के साथ, सबसे पहला तो स्टेप समझ में आ रहा है, दिस इज ग्रिग्नार्ड, यानी यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ग्रिग्नार्ड बनाना। चलिए ठीक है। और मिथाइल बेंजोएट से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये एस्टर, और मुझे ये शायद याद है कि एस्टर्स के साथ ग्रिग्नार्ड हमेशा 2 बार रिएक्ट करता है। पहले एस्टर्स को वो कीटोन में कन्वर्ट करता है और फर्दर कीटोन को 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो सर ये देखिए आपका जो 3 डिग्री अल्कोहल बना हुआ है वो ये, और क्योंकि एस्टर फॉर्मेट नहीं है इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा भी। सिर्फ एक ही एस्टर ऐसे होते हैं, या एक पर्टिकुलर कैटेगरी के एस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्सेस ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाते, एंड दैट इज एल्काइल फॉर्मेट। ये जो एल्काइल फॉर्मेट है, दिस इज एल्काइल एंड दिस इज फॉर्मेट। तो ये हमारा जो एल्काइल फॉर्मेट है, जब वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करता है, एक्सेस ग्रिग्नार्ड से जब वो रिएक्ट करता है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। समझो ना बात को यार, क्योंकि एक हाइड्रोजन है यहां पर, बस बात खत्म हो गई। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन। अदरवाइज कोई भी एस्टर ले लिया जाए एक्सेप्ट फॉर्मेट,
जैसे ये मिथाइल बेंजोएट फलाना है, कुछ भी ले लो, द आंसर विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वो 2 बार रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड, एक्सेस में रिएक्ट करता। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये हुआ सर, ऐसे में अगर आपको ये पता चल जाए मिथाइल बेंजोएट को अगर आप देखें तो ये मिथाइल बेंजोएट आपका ऐसा होता, दिस इज बेंजोएट, मिथाइल हो गया तो ये आपका मिथाइल बेंजोएट। तो साफ समझ में आता है सर, इस आंसर को लाने के लिए एक बार तो ये बेंजीन जुड़ी होगी, फिर ये निकल गया होगा तो कीटोन बना होगा, यानी मुझे ऐसा लगता है ये ग्रिग्नार्ड है सर आपके पास, जरा समझिएगा। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड है जिसने इसको निकाला धक्का मार के। तो पहला स्टेप क्या तैयार हुआ? पहला स्टेप सबसे पहले तैयार हुआ, यहां आ गया सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपकी बेंजीन। फिर उसके बाद सर फिर से आया ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड फिर से कौन आया? वही वाला ग्रिग्नार्ड, ये MgBr। ये फिर यहां धक्का मारेगा और इसको बाहर निकालेगा, सर यही वाला अल्कोहल तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्रिग्नार्ड चाहिए सर ये वाला MgBr रिंग वाला, और MgBr रिंग वाला तो सर एक ही ग्रिग्नार्ड है इसके अंदर, ब्रोमोबेंजीन। सर ब्रोमोबेंजीन लाओगे तो ये वाला ग्रिग्नार्ड बनेगा, और इस ग्रिग्नार्ड से पहले कीटोन, और कीटोन फर्दर रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं, अच्छे सवाल, आसान सवाल हैं, जिनकी कुछ प्रैक्टिस की जाए तो आंसर निकाले जा सकते हैं, बहुत आसान। जैसे ये ले लेते हैं फटाफट एकदम, द मेजर प्रोडक्ट पी, बहुत आसान है सर, कुछ करना ही नहीं है। HBr का एडिशन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है सर, H+ बाहर आके खड़ा हो जाएगा, या तो इस कार्बन से मांगेगा या इस कार्बन से मांगेगा, ऑब्वियसली बाहर वाले कार्बन से मांगेगा ताकि अंदर प्लस आए, और अंदर वाला प्लस रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। सोचना ही नहीं है सर, अंदर वाले प्लस पे जाके Br लग जाएगा, और ऐसा आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा सर। रुक जाइए सर, कुछ गड़बड़ हो गई। आंसर जो है जिसमें Br ये वाला लगता है, यानी Br अंदर की तरफ लग जाएगा और एक Br और लटका होगा, वही। क्लियर है? नॉर्मल सवाल है यार, एकदम मार्कोनी कॉफिडिशन, समझ लो, दिस इज मार्कोनी कॉफिडिशन ऑफ HBr। ये HBr का मार्कोनी कॉफिडिशन है। अब आसान सा सवाल, कुछ भी मुश्किल नहीं। इसमें क्या कहना है, ये अच्छा सवाल, ये पूछा गया सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया। HBr के 2 मोल जोड़ने हैं सर, ये तो वैसे ही है, HBr मार्कोनी कॉफिडिशन करता है तो सर H+ बाहर आके खड़ा हो जाएगा। क्या करेंगे सर, अगर H+ बाहर आके खड़ा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से लेगा? बाहर से या अंदर से? सर ये बाहर वाले से मांगेगा ताकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन H+ को मिल जाए और अंदर प्लस आ जाए। बात समझ रहे हो? यहां प्लस आ जाए। दिस प्लस इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 सर, प्लस H प्लस I। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हुआ सर प्लस यहां आएगा और इस प्लस पे जाके एक Br लग जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लस पे एक Br आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। NO2 के केस में भी HBr जाके खड़ा हो जाएगा तो H+ बाहर आके खड़ा हो जाएगा। अब कहां से मांगेगा सर? अब कोशिश करेगा कि अंदर से मांगे। क्यों? क्योंकि अंदर से मांगेगा तो अंदर से मिलेंगे और बाहर प्लस आएगा, और बाहर वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मतलब रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि NO2 दूर। बात समझ रहे हैं? तो इसके अलावा अब जो Br आएगा वो यहां आ जाएगा, तो यानी एक केस में Br यहां लगेगा और एक केस में Br यहां लगेगा। आंसर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, आंसर ए ही बनता है। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल सही। एक सवाल और है, नहीं ये सवाल नहीं है, ये वही ऑप्शन है मुझे लगता है जो बच गए थे हमारे, तो आप समझ लीजिए बात को, इन्हीं में से कोई ऑप्शन था, मुझे लगता है शायद यही था, एक बार चेक कर लेना जो भी है। तो अब ये कुछ सवाल थे जिसको हमें डिस्कस करने थे, इनको एक बार सही से रिवाइज कर लिया जाए, बढ़िया मेहनत की जाए, जम के मेहनत करो। अब सारे चैप्टर्स जो तुम कर रहे हो, ये साथ में मैं ये बोलूंगा कि ये सब कुछ नहीं है, समझो बात को, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मेहनत बची हुई। ये तो हम सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई ये चैप्टर इतने मुश्किल नहीं होते, मैं इसलिए यहां आया हूं ये बताने के लिए नहीं कि ये बड़े बम है और मुश्किल होते ना ना, ये आसान से चैप्टर होते हैं सर। इसमें 2-4 बातें ऐसी हैं जो हमें पूरे साल पढ़ाई जाती हैं, अदरवाइज तो एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा सर खुद पढ़ लेगा सर, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। बस वो 2-4 बातों को एक बार पकड़ लिया जाए, एक बार समझा दिया जाए तो बच्चा बैंड बजा सकता है। तो इसलिए सब लोग कोशिश करें, अच्छा चैप्टर, आसान चैप्टर है, एडवांस लेवल पर, मेंस लेवल पर इस पर आने के सवाल हमेशा चांसेस रहते हैं। मेंस लेवल पर तो हर शिफ्ट में आपको यही SN1 SN2 SN1 SN2 देखने को मिलेगा। तो जम के मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहो, आगे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।